हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। हम पढ़ चुके हैं पंचायती राज अब तक। अब हम जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र से आगे बढ़ के शहरी परिवेश में। यहां पे क्या होते हैं? यहां पे शहरी निकाय होते हैं जिनका नाम होता है म्यूनिसिपैलिटी। अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर महापालिका, खैर जो भी नाम है। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से डील किया गया है। कुल मिला के मुद्दा वही है कि जो लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, घर, कपड़ा, रोटी, मकान, जमीन, सड़क, पार्किंग, सब चीजें, लाइटिंग, ये सब, ट्रैफिक लाइट, फुटपाथ, ये सब चीजें यहां डील होंगी जो शहर की जरूरत है। सीवेज, ड्रेनेज, ये सब बातें। अब चैप्टर नंबर 40 है, ये एक्स्ट्रा लार्ज चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी इसमें 2 ही 3 है, तो उनको बाद में देखेंगे हम। अब कहानी हमारी शुरू हो रही है अगेन स्टेट से ही कि एक स्टेट है कोई सा भी, मान लेते हैं प्रदेश कोई सा भी। लो, ना यूपी बोल रहा हूं, ना एचपी बोल रहा हूं, ना अरुणाचल बोल रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कोई प्रदेश है, ठीक है। अब इस स्टेट में शहर होंगे। शहरों में ऐसे ऐसे हमने डिवीजन कर रखे होंगे कि एक होगा जिले में अंदर का अर्बन एरिया, जो है शहरी एरिया, जहां पे हैं बड़े बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी दुकानें, मार्केट, सारे स्कूल, हॉस्पिटल। और इसके बाद पीछे पीछे जो आउटर एरिया में रहते हैं हमारे रूरल एरियाज, ठीक है, ये हमारे कस्बे हैं, ये हमारे गांव हैं। अब ये तो हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, पंचायती राज। फिर हम चलेंगे अब शहर के अंदर, तो जहां पे हमारा पूरी आबादी है, घनी आबादी है, डेंसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, जहां रोजगार ज्यादा होती है, तो यहां पे हमको जो हमारे लोकल चीजें जो डील करवाता है वो होता है हमारा सेल्फ गवर्निंग के लिए म्यूनिसिपैलिटीज। और रूरल एरिया में सेम वही चीज जो हम पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, विलेज पंचायत। ठीक बात है। ये आया था जो हमारे पंचायती राज सिस्टम था, ये आया था 73वां अमेंडमेंट से, और ये आए थे 74वें से। बैक टू बैक, पीछे पीछे आते गए, दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हुए, कोई भी हुए, लोकल या रूरल, जो ये जितने लोकल बॉडीज हैं, इनका अपना ज्यूरिसडिक्शन, इनका अपना जितना इनका क्षेत्राधिकार है, ये अपने एरिया पे ही लगेगा। और ये एरिया डिमार्केट होता है पहले से ही, ये उसको लिमिट किया जाता है कि साहब इतनी बाउंड्री आपकी है, गांव की प्रधानी गांव के मोड़ तक चलती है, ऐसे कहने की बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो डिमार्केशन हो रखा है, पहली बात तो ये कौन करवा रहा है? स्टेट सरकार। यहां साहब एक जिला जो है वो यहां तक है, इस जिले के अंदर मान लेते हैं कि 20 गांव हैं, 50 गांव हैं, जितने भी गांव हैं, ये गांव यहां तक है इनकी बाउंड्री। अब ये बाउंड्री यहां इन गांव खत्म हो जाती है, बीच में आता है शहर का, इस जिले का अर्बन एरिया, इस जिले का शहरी जो एरिया है, नगरीकरण जहां हुआ है ज्यादा, तो हमने उसको बोला कि हाँ साहब ये स्टेट सरकार ने बताया है किसकी बाउंड्री कहां तक है, ठीक है। जिसकी बाउंड्री जहां तक है वो वहीं तक ही अपनी सारी बातें करेगा। विलेज पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगी, शहरी क्षेत्र में हमारी म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। म्यूनिसिपैलिटीज कैसी कैसी होती हैं? बहुत तरह की होती हैं। ये होती हैं 8 तरह की कुल मिला के। म्यूनिसिपैलिटी में आते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम हो गया हमारा। इसके बाद खुद म्यूनिसिपैलिटी भी है, फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी भी है, जो राज्य सरकार नोटिफाई करती है एक राजपत्र के थ्रू, गैजेट के थ्रू, जो सरकारी गैजेट होता है। फिर टाउन एरिया कमेटी आ गई। टाउन एरिया हमारे समझ में आ रहा है, छोटा स्मॉल टाउन होगा कोई। फिर अभी सारे आगे देखने हैं सब एक एक करके। फिर इसके बाद कैंटोनमेंट एरिया है, छावनी क्षेत्र, जहां पे मिलिट्री रहती है, जहां पे आर्मी का कैंप होता है, कैंटोनमेंट लगाते हैं। कैंटोनमेंट वर्ड आया है, यूके ने जब हमारे यहाँ कॉलोनाइज किया था तब से वो अपनी ब्रिटेन आर्मी की छावनियां बना के रखते थे हर जगह शहरों में, ताकि आर्मी को कहीं से मोबिलाइज कर सकें, कहीं भेजनी हो आर्मी, तो वो आर्मी की टुकड़ी एक जगह रहती है, वहां का एक कमांडर होता है, ब्रिगेडियर जो भी हो, वो वहां के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं आर्मी के। तो वो सारा एरिया वहां, उस एरिया में मान लो अब जैसे ये एक जिला है, अब इस जिले में इतने एरिया में मिलिट्री ने अपना कैंटोनमेंट बिछा रखा है, अपना छावनी बना रखी है। अब यहां पे मिलिट्री की मान लो फैसिलिटी तो इतनी इतनी है, पर ये जो एरिया है बचा हुआ, यहां पे रह रहे हैं नॉर्मल सिविलियन लोग, हम और आप जैसे लोग। हमारे आप जैसे लोगों को रहने के लिए यहां पे जो हमको डील करती है लोकल बुनियादी चीजें, वो डील करवाती है कैंटोनमेंट बोर्ड की, यानी कि आर्मी के लोग फिर हमसे बात करते हैं कि भाई आपके जो घर होंगे वो 4 मंजिल से ऊपर नहीं होने चाहिए। सही बात है, सुरक्षा की बात है। या आपके यहां जो लाइटिंग होगी हम प्रॉपर लगवाएंगे, पूरी जगह कैमरे लगाए जाएंगे, सब कुछ होगा। तो ये सारे फिर ऐसे जो डील करेंगे वो आर्मी करेगी खुद से, यानी कि आर्मी कर रही मतलब डिफेंस मंत्रालय इसमें एक्टिव होगा, वो काम करेगा। वो ये है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे आती है कैंटोनमेंट बोर्ड में। फिर इसके बाद आगे चलेंगे टाउनशिप में। टाउनशिप मान लो कोई रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल का एक रिफाइनरी है जो आमतौर पर शहर से बाहर ही होती है, क्योंकि रूरल एरिया में लगाते हैं ताकि अगर कभी कुछ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो कोई शहर में बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब जब वो शहर के बाहर रिफाइनरी लगाई जाती है तो उन रिफाइनरी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं,
जो सारा स्टाफ है, सारे ऑफिसर वगैरह हैं, वो रिफाइनरी की टाउनशिप में ही रहते हैं पीछे कहीं ना कहीं। उनके स्टाफ क्वार्टर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये वाले जो क्वार्टर होते हैं, इन सारे क्वार्टरों में कहाँ कौन सी पानी कब आएगा, सड़कें कैसी होंगी, कैमरे कैसे होंगे, लाइटिंग कैसी होगी, पेड़ पौधे हरियाली सब कुछ है कि नहीं, वो देखेगी। वो एंटरप्राइज, वो जो इंडियन ऑयल है, सेल है, स्टील अथॉरिटी है, या जमशेदपुर में टाटा की जो अपनी ये इतना बड़ा प्लांट है, तो इन्हीं को फिर जिम्मेदारी दी जाती है। अब आपने इतना बड़ा एरिया पे अगर आपने अपना काम किया है, तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी अब आप ही देखोगे क्या क्या करना है। ठीक है। फिर पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट माने जो हमारे तट हैं, जहां पे हमारे हार्बर हैं, जहां पे हमारे शिप्स आते हैं, जहाज आते हैं पानी के, तो वो जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट एरिया है। वहां पोर्ट में रहने वाले लोगों को जो बुनियादी चीजें चाहिए, वो पोर्ट, कोई भी पोर्ट है, मुंबई का पोर्ट होगा, अपना विशाखापट्टनम का पोर्ट होगा, कैलकाटा का पोर्ट होगा, चेन्नई का होगा, तो वो फिर वहां के लोग डील करेंगे। ऐसे कुछ और स्पेशल पर्पस एजेंसी जो पर्टिकुलरली एक काम के लिए ही बिठाई गई है कि आपका यही काम है, यही करते रहना। और भले ही ये जो टॉपिक है जिसपे जो आपको भेजा गया है, भले ही ये टॉपिक इन लोकल बॉडीज के ऊपर आता है, इन लोकल बॉडी काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम अलग से आपको भेज रहे हैं एक नई एजेंसी बना के, ये एजेंसी डील करती रहेगी। अभी आगे एक करके शुरू करेंगे ये सब। तो हमारी कहानी कैसे हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंटर यहां पे कैसे अपना एक पैर रखे रहता है, वो ऐसे रखे रहता है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज का जितना भी फीचर है, जितने सारे इनके पास टॉपिक्स हैं काम करने के, वो ज्यादातर जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास। ये लोग डिमार्केट करते हैं कि साहब पूरे देश में जितने भी शहर हैं जहां पे हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट कैसे कैसे काम कर रही है, इनको अच्छे से काम रहना चाहिए, इनको अच्छे से काम करते रहना चाहिए, और सरकारी इनको मैंडेट मिल चुकी है, तो अब जाहिर बात है कि इनका रेगुलेशन भी होता रहे। मेजर शहरों में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अपना गाइडलाइन दिए रहती है। जहां पे छावनियां हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाती है। वहां डिफेंस मंत्रालय कहता है अब आप सब दूर, ये आर्मी का एरिया है, अब हम बताएंगे। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहां जाती है जहां पे कोई स्टेट का अधिकार नहीं होता है, जैसे कि हमारे यूटीज। अब यूटीज यूनियन की टेरिटरी है, सेंटर की टेरिटरी है, सेंटर डायरेक्ट वहां पे रूल करता है। तो अब यहां पे जब सेंटर रूल कर रहा है, दैट मीन्स होम मंत्रालय, हमारे गृह मंत्रालय हमारे देश का, उनको फिर जिम्मेदारी दी जाती है कि अब आप यहां जो लोकल जितने भी मसले हैं ये आप तक जाएंगे। अच्छा ठीक है। हमने ये जब 74वां अमेंडमेंट लाया था, तब हमने इसमें बोल दिया कि हाँ साहब, ये जो सिस्टम है अर्बन गवर्नेंस का, इस तरीके से आया है। जब हमने 74वां अमेंडमेंट लेके आए, इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट कितनी जल्दी आ गया, कितना लेट आ गया, एक एक करके देखते हैं। शुरुआत कहानी की 1688 से होती है, जब पहली बार देश में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा कोई वर्ड आया। उससे पहले तक हम पंचायतम समझते थे। अभी पिछले क्लास में देखा था हमने, आधे सर ने पढ़ाया था, उसमें विधाता भी होता है, उसमें चौधरी भी होता है, पटवारी भी होता है, मुकद्दम भी होता है। जब शहर की बात हुई, तो शहर की बात तभी से हुई जब शहर बनने शुरू हुए, ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बननी शुरू हुई। कॉलोनियल बिल्डिंग, हमारा पास्ट जो है, जब हम देखते हैं कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, तो 1688 में उन्होंने पहली बार मद्रास में कोशिश करी कि हम बनाते हैं अब एक ऐसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो यहाँ पे काम करे शहरों के लिए। ठीक है। फिर 88 में, अगर आपको पता हो तो, उस समय हमारे देश के बादशाह कौन थे, देश के एम्परर, बताना जरा मुझे, किंग, हमारे जो भी बादशाह सलामत कौन हुए। ठीक है, जो भी बताना। फिर 1726 में हम आगे गए। ठीक है, हमने कहा और आगे चलो देखें क्या क्या हो रहा है। फिर बॉम्बे और कलकत्ता को भी हमने देखना शुरू किया कि हाँ ये बड़े शहर ये भी बन गए हैं, बड़े शहर, यहाँ से भी बहुत ट्रेड हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग निवास करने लग गए हैं, रहने लग गए। तो जब इतनी रिहाइश हो गई है, शहर की आबादी बढ़ने लग गई है, तब 1726 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां भी आ गई, धीमे धीमे करके। फिर हम और आगे चले, हम गए वही लॉर्ड मेयो साहब के पास। यहाँ सर बताओ कुछ दे पा रहे हो कि नहीं? इन्होंने कहा हाँ दे देंगे। इन्होंने कहा कि हम रेजोल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए 1870 में, यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपको लोकल सेल्फ रूल चलवाना है तो कैसे चलाओगे आप। ठीक है, पर कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी, फाइनेंशियल हमारी उस समय ज्यादा, अंग्रेज सरकार को पैसे से मतलब था। अंग्रेज सरकार ने कहा हम नहीं जानते हैं, मैंने बता दिया तुम्हें चलवा पा रहा हूं तो चला लो, नहीं तो देख लो, हम दे दिया हमने। ठीक है, यहां पे हमारा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हमारा शुरू हुआ धीमे धीमे करके। फिर आए हमारे अंग्रेजों के जो सबसे ज्यादा लिबरल पर्सन थे, एक लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, हमने अभी पिछली क्लास में भी देखा था कि लॉर्ड रिपन साहब तो बड़े अच्छे थे। इन्होंने कई इंडियंस को बहुत ज्यादा अच्छा समझा, इंडियंस के लिए एजुकेशन तैयार करवाई, प्राइमरी एजुकेशन फॉर विमेन, फॉर गर्ल चाइल्ड इन्होंने अप्रूव करवाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने हटाया, काफी सारे इन्होंने और ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम उठाए जो इंडियंस के लिए हितकारी थे, अच्छे थे।
तो यहां भी इन्होंने बोला था कि मैं रेजोल्यूशन लेके आया हूं 1882 में, और मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ ये लो मेरी तरफ से मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा माने मैग्ना कार्टा वो नहीं जो अंग्रेजों ने लिया था अपने राजा से, हम बोल रहे हैं एक मैग्ना कार्टा माने एक रॉयल सबसे बड़ा फरमान कि लोकल सेल्फ रूल अब चालू हो पाएगा लॉर्ड रिपन के कहने की वजह से। लॉर्ड रिपन इतना अच्छा आदमी, अंग्रेजों ने कहा तुम ज्यादा ही अच्छे चले गए इंडियंस के यहाँ, वापस आओ, आ जाओ, चलो तुम्हारे कार्यकाल से पहले बुला लिया, इनको ले गए। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इनका नाम पड़ गया। ये है बड़े आदमी, ठीक है, बड़े अच्छे आदमी है। फिर जब अभी और आगे चले, हमने कहा अभी तो उसको और पढ़ना पड़ेगा, तब एक हमारे चार्ल्स हॉबहाउस जी, इनका नाम है चार्ल्स, ये थे, इनको बोला गया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, आई थिंक क्रैम्बल। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, आप एक कमीशन बनाओ, इनको बोला गया चार्ल्स हॉबहाउस को कि आप एक कमीशन बनाओ, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब जब ये पहुंच गए तो 1907 में इन्होंने अपना एक लेटर दे दिया कि साहब मेरी तरफ से रिपोर्ट ऐसी है, मेरे रॉयल कमीशन ने रिपोर्ट बना ली है और मैं कह रहा हूं कि हाँ इंडिया को लोकल सेल्फ रूल देना पड़ेगा। अभी गांधी जी की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही एक लिबरल आदमी, जेंटलमैन आदमी, बहुत ज्यादा सीरियस जेंटलमैन पर्सन थे ये, तो इन्होंने भी कहा देखो साहब इंडिया को सेल्फ रूल चाहिए, इंडिया के इतिहास में पहले से है, हमने आगे कोई नई चीज नहीं बताई है इन्हें, ये लोग ये पहले से ऑलरेडी इंडियन से फॉलो करते आए हैं, तो हम कौन होते हैं इनको मना करने वाले। इन्होंने बोला ठीक है, हमने कहा थोड़ा और आगे देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। 1919 में ये कौन सा एक्ट आया है, इनकी शक्लें तो अब याद हो गई होंगी, ठीक है, तो ये जब एक्ट आया, इस एक्ट की बदौलत हमें मिला डायरकिकल स्कीम, यानी कि डायरकी से आया है। डायरकी समझ में आ गया ना, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री जाग गई होगी लोगों की। अब डायरकी माने कि डबल रूल, अब डबल सरकार चल रही है, मतलब ऊपर भी चल रही नीचे भी चल रही है, ठीक है। तो ये जो डायरकी स्कीम पहली बार इंट्रोड्यूस हुई इन ओनली प्रोविंस, यहां पे बात हुई कि हां हम आपको दे देंगे एक लोकल सेल्फ रूल, और ये लोकल सेल्फ रूल हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं सब्जेक्ट, मतलब हम पहले भी देखा था हमने कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये हमने ये टॉपिक को उठा के इंडियंस को पकड़ा दिया है कि गवर्नर साहब और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब इस पे कानून नहीं बनाएगा, इस पे कोई एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर कोई ढूंढ लो अपने आप से, जो ये इस पे कानून बनाता रहे कि गांव में, शहर में, कस्बे में कैसी सड़कें होंगी, कितने मेले, खेल कूद, कोई प्रोग्राम कराते रहो, हमें से मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमने ट्रांसफर कर दिया है, ये इंग्लैंड ने रियायत दी है हमें। गांधी जी नाराज हो गए इसके बाद, गांधी जी ने कहा अरे तुम कहाँ है भैया, तुमसे क्या कह रहे थे, तुम क्या दे रहे हो, ठीक है। फिर हम और आगे चलते गए, हमने कहा यहां पे बीच में, तब तक अभी 1925 हुआ नहीं है, ठीक है, अभी यहां पे 1924 में ही अंग्रेज लेके आए थे कैंटोनमेंट एक्ट, क्योंकि ब्रिटेन ने अपना एक वर्ल्ड वॉर 1 देख लिया था, ब्रिटेन रेडी हो चुका था कि देखो यूरोप में टेंशन खत्म नहीं हुई है, यूरोप में टेंशन अब बढ़ रही है, तो अब यूरोप में जो टेंशन बढ़ रही थी उसकी वजह से ब्रिटेन को अपनी आर्मी को मजबूत रखे रहना था हर जगह। अब जब मजबूत रखे रहना पड़ेगा यानी आर्मी को रेडी रखना पड़ेगा, आर्मी रेडी रहे भैया, तो अब अपनी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, रॉयल इंडियन आर्मी, तो वहां पे अब उस आर्मी को कभी भी कहीं भेजना पड़े तो क्या करें उसके लिए, तो आर्मी को रेडी रखो, आर्मी को ट्रेन रखो किसी ना किसी शहर में, और ऐसे शहर में जहां से कनेक्टिविटी अच्छी आसान हो, पुणे, बॉम्बे, भोपाल, ग्वालियर, आगरा, ऐसे शहर चुने गए। अब ऐसे तो पानीपत भी है, करनाल भी है, तो इन क्षेत्रों में, इन शहरों में आर्मी के कैंप बना दिए गए, आर्मी के कैंटोनमेंट बना दिए गए। अब कैंटोनमेंट जब बने हुए थे, ऑलरेडी आर्मी का छावनी क्षेत्र था वो, तो आर्मी है, आर्मी ज्यादा सुनती नहीं है सिविलियंस की, आर्मी चलो जहां से चलो, आर्मी का एरिया है, बाहर यहां से चलो गए। तो अब ऐसा कुछ यार, जब इतनी ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए सिविलियंस में और आर्मी में, तब हमने कहा कि देखो अंग्रेज लोग एक चीज और लेके आएंगे, वो होगा कैंटोनमेंट एक्ट, ठीक है। कैंटोनमेंट एक्ट आने से ये हुआ कि हाँ पहली बार जो आर्मी के जितना कब्जे में एरिया है, छावनी क्षेत्र है, उसमें जितने आम नागरिक निवास कर रहे हैं वो लोग अब कैसे रह रहे हैं, उनकी कोई बुनियादी सुख सुविधा की कोई बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है उनसे, तो हमने कहा हाँ ये करवाएंगे, अब ये करेंगे। हमने इस एक्ट को 2006 में हमने कहा टाटा, हम लाएंगे अपना कैंटोनमेंट एक्ट, तुम मत लाओ, ठीक है। फिर इसके बाद 1935 एक्ट आया, GOI एक्ट। यहां बात हो गई कि हाँ साहब लोकल सेल्फ रूल तो आना ही आना है, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलने लग गई है, यानी कि प्रांतों को अपने आप से कानून बनाने की पावर मिलनी शुरू हो चुकी है। प्रांत माने यही बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, बिहार, अवध, ये जितने सारे थे हमारे, ठीक है। यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बोला गया कि हाँ भाई तुम एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो, सेंटर का इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा, सेंटर ऊपर से गाइडलाइन देते, ऊपर से मोटी मोटी बात कर दे, पर जो एक्चुअल जमीनी काम होगा वो करेंगे प्रांत, स्टेट्स कुल मिला के। तो ये इन स्टेट्स ने काम करना अपना शुरू कर दिया।
ठीक है। उसके बाद जब हम आजाद हुए, हमने कई सारी कमेटियां देखी उठती हुई कि साहब ठीक है, अभी तो संविधान नहीं बना है, लेकिन पहले ही एक कमेटी बन चुकी है। पीके वट्टल जी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। फिर उसके बाद वो कमेटियां बनते 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 85 88 सब आ गया, समय आ गया। अभी उधर गडगिल जी की कमेटी भी काम कर रही है, वो लोकल रूल पे काम कर रही है। ये खास करके अर्बन नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब जब इतने समय के बाद हमने कहा भाई कांग्रेस के पास इतने ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं, इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन आ चुकी हैं, कब पास होगा? तो राजीव गांधी जी ने ट्राई किया, लाओ चलो हम पास कर दे रहे हैं। इन्होंने अपना 65वां संशोधन अधिनियम लाना चाहा, विधेयक लेके आए, वो लोकसभा से तो पास हो गया क्योंकि मेजोरिटी थी। राज्यसभा में ऑपोजिशन ने वेहेमेंट इसका विरोध किया। ऑपोजिशन वेहेमेंट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, वेहेमेंट, ठीक है, ये वर्ड है एक्चुअल, ऐसे ही लिखना। फिर अब यहां पे ये बिल फेल हो गया, इनका नहीं बन पाया। इसके बाद दोबारा हिम्मत करी गई, वीपी सिंह जी ने हिम्मत करी, इन्होंने बोला लाओ हम ला दें, देखते हैं, हम ले आएंगे। नेशनल फ्रंट की सरकार बिल लाई तो सही, पर बेचारी सरकार खुद ही ढह गई। तो वो जब सरकार ढह गई, लोकसभा में वो फेल हो गई, ऑलरेडी अपनी मेजोरिटी खो चुकी थी, तो उनके लाए हुए बिल भी गए, रस डन ओवर। फिर एक नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, इन सरकार ने कहा अरे यार लाओ हम कर दे रहे थे, इतना क्या इतना सोचना था। ठीक है, तब जब हमारा 73rd उधर पास हो रहा था रूरल वाला, पीछे पीछे उसके चुपके से ये भी आ गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसने बोला कि हम बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की, अर्बन लोकल रूल की बात कर रहे हैं। यहां से पास हो गया, यहां से भी पास हो गया, और 1 जून 1993 को ये बिल एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इनको राष्ट्रपति जी की असेंट मिल गई। अब यहां पे स्टेट्स ने भी साथ दिया है, क्योंकि ये 17 स्टेट्स ने मिलकर इसको सपोर्ट किया था। ये कौन सी मेजॉरिटी मानी गई जिसमें स्टेट साथ दे रहे हैं, ये मुझे बताना जरा एक बार। ठीक है, अब इससे पहले हमारा अप्रैल में जो पास हुआ था वो कौन सा था 1993 में, वो था हमारा 73rd, पीछे पीछे। ठीक है, दोनों एक एक महीने के अंतराल पे दोनों के दोनों आ गए। ठीक है, अब आ तो गए, क्या है इस एक्ट में, लाओ देखें जरा। तो 74th अमेंडमेंट में पहली बार जिक्र हो गया कि हाँ भाई एक नया पार्ट 9A जोड़ा जाएगा। पार्ट 9 था अपना पंचायत, पार्ट 9A में आ जाएगा हमारा द म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, अब यहां पे जितने आर्टिकल हैं 243P से लेके 243ZG, ये क्या हुआ सर, 2 अल्फाबेट आ गए? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि क्या हुआ 243P, फिर 243QRST से लेके 243Z, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद शुरू होगा अगला वाला 243ZA, 243ZA। ठीक है, फिर ZB, ZC, ZD, ZG, ऐसे करके ZG तक हमारा आर्टिकल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इतने आर्टिकल हमारे यहां पे इकट्ठे हो गए। हमने बोला ये जो आर्टिकल्स हैं ये बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज की, शहरी निकाय की, शहरी यूनिट की। अब इसकी वजह से एक नया 12th शेड्यूल और जोड़ा गया। पंचायती राज में कौन सा शेड्यूल था, वो 11th। ठीक है, यहां पे आ गया 12th। इस 12th शेड्यूल में 18 ऐसे फंक्शनल आइटम है जो शहरी विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, अब ये फंक्शनल आइटम 243W को इंडिकेट करते हैं। 243W कहता है कि 12th शेड्यूल में जाओ, देखो वहां पे कितने सारे आर्टिकल लिखे हैं, ये जो अपने आइटम लिखे हुए हैं, इन आइटमों को पढ़ो। ये सारे काम कराएंगा अर्बन लोकल बॉडीज कराएंगे। ठीक है, करवाओ इनसे। अब यहां पे इस एक्ट से हमको मिला संवैधानिक स्टेटस टू द म्यूनिसिपैलिटीज। ऑफ कोर्स यही मिला इनसे कि जो म्यूनिसिपैलिटीज थी, शहरी निकाय थे, ये अब संवैधानिक हो चुके हैं, पावर आ गई इनको, FSSAI वाला पावर। ठीक है, सर्टिफाइड हो गए, अब तो बिल्कुल तो संविधान की मैंडेट है, संविधान की पावर है इनके पास। फिर नेक्स्ट हम चले, इस एक्ट ने एक चीज और हासिल करके दी, वो ये दी कि जो भी लोकल सेल्फ रूल था उसको रिवाइटलाइज किया, वापस से उसको जगाया, उसको स्ट्रेंथन किया, अर्बन गवर्नमेंट को स्ट्रांग किया कि भाई जितने लोगों की जो बेसिक समस्याएं हैं वो समस्याएं लोकल लेवल पे सॉल्व हो जाएं। कहां तक लखनऊ भागेंगे लोग, बहराइच के, गोरखपुर के लोग क्यों जाएं लखनऊ, जब हमारी जरूरत हमारी सड़क की है, हमारे गली के कोई नाले की है, लखनऊ जाओगे इस बात के लिए? नहीं, शहर में अपना रहो, यहाँ पे इन्हीं लोगों को चुनो, इन्हीं लोगों से काम करवाओ, ये काम करवा के देंगे। ठीक है, फिर ये इफेक्टिव यूनिट है हमारे लोकल गवर्नमेंट की, ये बन के रेडी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक मजा आ रहा है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि सर इनको बोलो कि ये क्या क्या कौन कौन है ये लोग। तो ये निकले हमारे, एक नगर पंचायत होनी चाहिए, हर स्टेट में अलग अलग नाम हो सकते हैं, डोंट वरी, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर नगर पंचायत एक सिंपल शब्दों में सिंपल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, दूसरे अलावा इसके
दूसरी तरह की म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है म्यूनिसिपल काउंसिल होगा एक, ठीक है। ये स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए है। नगर पंचायत एक ट्रांजिशनल एरिया की है। ट्रांजिशन माने जो अभी रूरल से अर्बन होता जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। जब हो जाए तब बात करेंगे। जब वो अर्बन हो जाएगा तब वहां पे आ जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी जब तक वो एक सेमी अर्बन एरिया है, स्मॉलर अर्बन एरिया है, तो वहां पे आएगी म्युनिसिपल काउंसिल। या और इसके छोटा कोई एरिया है रूरल एकदम, मतलब अभी ट्रांजिशनल एरिया है अभी, तो वहां पे जस्ट वहां पे लोगों ने खेती छोड़ के और कामों में आए हैं, तो वहां पे नगर पंचायत रहेगी। ठीक बात हो गई, ये बात सही है। अब यहां पे क्या हो रहा है, बस एक यहां पे कैच है, एक कैच है। कैच क्या है? कैच ये है कि अगर कोई म्युनिसिपल सर्विस जो मिल रही है वो मिल रही है किसी इंडस्ट्री की वजह से, इंडियन ऑयल, किसी स्टील अथॉरिटी की वजह से, किसी पेपर मिल की वजह से। पेपर मिल बहुत जमीनें लेता है, पेपर मिल बहुत सारी जमीनें होती है पेपर मिल के पास, तो पेपर मिल के अराउंड बहुत सारे गांव होते हैं, उन्हीं गांव से ही लेबर आती है जो पेपर मिल में काम करती है, पेपर मिल में ही अपनी टाउनशिप भी होती है। तो पेपर मिल की जिम्मेदारी है, इंडियन ऑयल की जिम्मेदारी है कि अब वो यहाँ पे लोग, ये जो लोग रह रहे हैं इस टाउनशिप में, उनको सारी सुख सुविधा दे, सारे जो जितने उनके साथ दिक्कतें हैं कि साहब उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल, उनके डिस्पेंसरी, क्लिनिक जो भी है, सारा इनको बना के देना है। गवर्नर साहब ये बताएंगे कि साहब कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, कौन सा नहीं है। ठीक बात हो गई, गुड, अच्छा कैच है, अच्छी बात है कि इंडस्ट्री अगर इतनी बड़ी लग रही है, जो इतनी बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी जिसके पास है, तो ये जिम्मेदारी भी लो, ये करवाना पड़ेगा आपको। गवर्नर साहब को यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजिशनल एरिया कौन सा है और स्मॉल अर्बन एरिया कौन सा है या लार्ज अर्बन एरिया कौन सा है। कैसे कर सकते हो ये, कैसे पता? गवर्नर साहब को कौन बताने आ रहा है? उनको बताने आ रही है उनकी सरकार, जो स्टेट की सरकार है। स्टेट सरकार कहेगी कि सर ये यूपी है, अच्छा ठीक है, यूपी में क्या है? यूपी में जिले हैं कितने? 75 जिले हैं। तो 75 जिले में ऐसे कौन से जिले हैं जो हम बोलेंगे ट्रांजिशनल एरिया है, जो स्मॉलर अर्बन एरिया है और जो लार्ज अर्बन एरिया है? कैसे पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा जब सरकार इन सब चीजों को ध्यान में रखेगी। क्या क्या? वहां पे कितनी जनसंख्या है, ठीक बात है, वहां जनसंख्या का घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। क्या बांग्लादेश ढाका की तरह 1 स्क्वायर किलोमीटर में 22,000 लोग रह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इससे कम है। जितने भी हैं थोड़े ज्यादा, अगर बड़े नीचे ऊंचे हुए समझ में आ जाएगा कौन सा अर्बन है, कौन सा ट्रांजिशनल है और कौन सा लार्ज अर्बन एरिया है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, रेवेन्यू जनरेशन वहां पे कितना हो रहा है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए कितना वहां से पैसा, टैक्स, फीस, रेंट, किराया कहां कितना आ रहा है, तो ये पता लग जाए एक बार। यहां पे परसेंटेज ऐसे एम्प्लॉयमेंट की कितनी है जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है, जो खेती बाड़ी में नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो, मान लो एक जिला है टोटल, अब ये जिला आ गया, अब इस जिले में मुझे बता दो कि जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या इनमें से इतने लोग हैं जो एग्रीकल्चर में हैं? अगर हैं, दैट मीन्स कि ये मेजॉरिटी है जो भी एग्रीकल्चर अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में लगे हैं, कैटल इसमें कैटल रियरिंग में लगे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए हैं, फिशरीज में लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये अभी रूरल एरिया है। अच्छा ठीक है, पर अगर उल्टा हो जाए तो, अगर ऐसा रह गया तो ये समझ में आ गया कि हाँ अरे ये लोग खेती कितनी बची कितनी है, सब तो शहरी विकास में आ गए, कोई कहीं शहर में आके काम कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं ऑफिसों में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि भैया हाँ यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया है। अगर ये 50% हो, 40% हो, दैट मीन्स वो भी ट्रांजिशनल एरिया है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी है उस जिले की, क्या वहां से कितने सारे हाईवे जा रहे हैं, क्या बहुत ट्रेड हो रहा है वहां से, ट्रांसपोर्ट बहुत होता है, क्या वहां पे रेलवे लाइन है क्या, या वहां पे कोई जंक्शन है क्या रेलवे का? जंक्शन होगा तो हो सकता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो वहां की, कि बहुत सारी ट्रेनें वहां आती हैं, वहां कितनी हमारी फ्लाइट है। ऐसे कोई और फैक्टर जो सरकार को लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखो, इनको देख के तय करो कि कौन सा ट्रांजिशनल एरिया है। ट्रांजिशन माने जो ट्रांजिशन में है, जो बस बदलने वाला है समय के साथ साथ। ट्रांजिशन एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया और लार्ज अर्बन एरिया। मतलब लार्ज में तो लार्ज है, वो तो है, लखनऊ लार्ज है भाई, वहां तो अर्बन एरिया है, वहां कौन सी अब खेती बाड़ी बची है तो पीछे बची है सीतापुर की तरफ। ठीक है, अब हम आगे चले, हमने कहा हाँ सर ठीक है, आ तो गए ये लोग। अब कौन लोग हैं इसमें भाई ये बता दो। तो इसमें जितने मेंबर हैं एक म्यूनिसिपैलिटी में, एक नगर पालिका में, तो यहां पे जितने भी लोग हैं, ये पहली बात तो ये इलेक्ट होंगे डायरेक्टली, जितने उस शहर के लोग जो अपने वोट डालते हैं। और हम बोलेंगे कि ये म्युनिसिपल एरिया जो भी है, हम इसको बांटे हुए हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिनका कि एक एक का नाम होगा वार्ड। आपके फादर से या किसी और से पूछिएगा जो वोट डालने जाते हैं, मम्मी हो कोई और हो, कि क्या हमारा पार्षद हमसे वोट मांगने आता है?
आप पापा बताएंगे हाँ आता तो है ही, कभी कभी तो आते ही हैं, जब भी इलेक्शन होता तो आ जाते हैं। दैट मीन्स हमारा एक वार्ड तय है। जैसे एक दिल्ली का एरिया ले लेते हैं, तो दिल्ली में ये एक वार्ड हो गया, ये एक वार्ड हो गया, ये एक वार्ड हो गया, ऐसे करके हमने बना दिया। ठीक है, तो इस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं, जो अपने यहाँ के पार्षद को चुन रहे हैं, अपने यहाँ के इसको किसी को चुन रहे हैं, दैट मीन्स वो एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक जिले के अंदर। अभी दिल्ली तो स्पेशल जिला है, तो दिल्ली में तो देखो दिल्ली कैंट भी है, दिल्ली में एनडीएमसी का एरिया भी है, ठीक है, वो सब रहेगा। पर ऐसे हमने वार्ड काट काट के रख दिए। अब इस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी है, इस वार्ड से कौन जीत रहा है पार्षदी का चुनाव, वो सब होता है। गांव में ज्यादा लड़ाई हो जाती है पंचायत पे, पंचायत चुनाव में। गांव में तो पता नहीं, कभी कभी तो गोलीबारी भी हो जाती है, गांव में तो मार कुटाई भी हो जाती है। शहर में इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। गांव के कभी इलेक्शन, जब भी आपको मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, एकदम लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं, हम टेंशनाइज हो गए हैं, वो देखो उन लोगों का जो मोहल्ला है वो वोट देने नहीं आ रहा है, हम जीत नहीं पाएंगे चुनाव, लेके आओ सबको, तो ऐसे लाए जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, शहर में आ गए तो वोट दे दिया, दे दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है, यहाँ हो जाता है। अब हम बोल रहे हैं कि इनका जो इलेक्शन होगा, मेंबरों का तो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, जो इन मेंबरों के ऊपर अध्यक्ष बैठेंगे, मेयर साहब होंगे, चेयरपर्सन होंगे, जो भी होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे म्यूनिसिपैलिटी के, वो स्टेट की विधानसभा बताएगी कि कैसे चुनने वाले हैं ये, क्या इनका अलग से फिर से चुनाव होगा, क्या इन्हीं लोगों मेंबरों में से कोई एक मेयर बन जाएगा, जो बने तो बने, देखी जाएगी। वो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से बना के रखता है रूल, अपने अपने एक्टों के अनुसार, ठीक है, और ये स्टेट अपने लेजिस्लेचर ही उसको करता है डिटरमाइन कि हाँ साहब कौन सा कहाँ है। ऐसा कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, किन किन लोगों को, ऐसे कुछ लोग जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, जिनको पता है कि अरे भाई मैं आर्किटेक्ट हूं, मुझे पता है कि बिल्डिंग कोड कैसे होने चाहिए। अब अगर बिल्डिंग कोड तो इतने टफ होते हैं अपने, अगर आप घर बनाने निकले और लाइसेंस लेने निकले, हर जगह से एनओसी लेना है, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फायर डिपार्टमेंट कहता है कि इतनी जगह हो आपके घर के आगे कि हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी घूम जाए। कहाँ है जगह, बताना जरा, जाना मुखर्जी नगर में, जाना करोल बाग में, जरा घूम के बताओ जरा, वहां पे फायर ब्रिगेड घुमा दो वहां पे, तो बहुत टफ हो जाता है। और बहुत सारी दिक्कतें और भी आती हैं, कैसी कैसी, जैसे फायर डिपार्टमेंट कहता है कि दुकानों में एंट्री और एग्जिट 2 होनी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली होनी भी चाहिए। अब जो आबकारी विभाग होता है, जो शराब के लाइसेंस का काम देखता है, आबकारी विभाग कहता है कि दारू की दुकानों में खाली एक गेट होना चाहिए। लो, दोनों में पेच लड़ा हुआ है, तो कई बार इसमें फिर अपने जो फाइलें होती हैं अटक जाती हैं, जाने पड़ते हैं, इधर से उधर जाना पड़ता है और सॉल्व करवाना पड़ता है, तो इश्यूज आते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सारा डिपार्टमेंट देखा जाता है लोकल स्तर पे, लोकल जिले अपने लेवल पे, ठीक है, देखा जा रहा है। तो ऐसे कुछ लोग जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, जो आर्किटेक्ट है, जो कहते हैं अरे यार मुझे पता है, मैं बताऊंगा ना, मुझे आने दो, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इनको यहाँ पे प्रतिनिधित्व चाहिए कि आप आओ यहाँ पे इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट, आ जाओ, ठीक है, आप भले चुन के नहीं आए तो वोट नहीं दोगे, वोट वो देगा अंदर बैठ के। अब ये जो लोग चुन के आ रहे हैं ना मेंबर, जो म्यूनिसिपैलिटी में, तो मेंबर मान लो कितने हैं, 50, मैं मान रहा हूं एक रैंडम नंबर। अब इसमें से ऐसे मैंने 15 लोग और चुन लिए जो जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। मैं बोल रहा हूं कि आप ज्यादा होशियार हो, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके पास स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है, दैट मीन्स कि आप आके बैठो तो सही, पर आप इन 50 के साथ बैठ के हाँ और ना नहीं करोगे हाथ उठा के, नहीं, वो लोग ये चुन के आए हैं, इनके पास हक है वो, क्योंकि इनके पास जनता का आशीर्वाद है, साफ बात। जो जनता का आशीर्वाद लेके आया, जनता का मैंडेट लेके आया है, वो जनता के लिए फैसले लेगा। आप बस एडवाइस दो, बात सुनो, बात करवाओ, हम देख लेंगे आगे, ठीक है। यहां पे जब म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग होगी तो 50 + 15 ये लोग बैठेंगे जरूर, पर ये 15 वोट नहीं देंगे। इजी बात, अंडरस्टूड, ठीक है। हम बोलेंगे लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, एमपी हमारे सारे के सारे, इनको भी यहां पे कभी कभी आ जाना चाहिए मीटिंगों में, बैठ के देख तो लो क्या हो रहा है। जो हमारे एमपी लैड स्कीम होती है, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसका पैसा आया होगा, देखें जरा कहां गया है शहरी इसमें विकास में, पता करो। तो इसके बाद मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलएज और एमएलसी जितने भी हैं, इनको भी बोलो कि आप भी आया करो, यहां बैठा करो, इनको भी सुनना चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज, वार्ड कमेटी भी होती है, आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं, वार्ड कमेटी भी एक है, यानी एक जो वार्ड है, इस वार्ड की अपनी एक कमेटी होगी, इसी में से यहीं की कमेटी होगी वो, और यहीं के लोग होंगे, वो स्पेशल कमेटी है, अदर कमिटीज है, जो भी है, उनका अपना रिप्रेजेंटेशन यहां होना चाहिए इसमें म्यूनिसिपैलिटी में। बात ऐसी है, ठीक है, ये इनकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन के बाद हम आगे चले, हमने कहा हाँ साहब क्या है वो वार्ड कमेटी, क्या है, तो कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर वार्ड्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। ऐसे कुछ वार्ड, हिंदी में वार्ड बोलते हैं, वार्ड बोल लो, ठीक है। अब जो ऐसे कुछ वार्ड हैं
जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा की है। ठीक है, 3 लाख की मतलब घनी आबादी, आबादी घनी है, खूब सारे मोहल्ले हैं, खूब सारे गलियां हैं, खूब सारे सेक्टर, कॉलोनी, सोसाइटी सब बना दिए गए। अब यहां पे अगर 3 लाख से ज्यादा की आबादी हो गई, दैट मीन्स कि एक उसमें वार्ड कमेटी बनाई जाएगी। वार्ड कमेटी, उसी में से कुछ होंगे जो नेता अपनी नेतागिरी करते होंगे, तो उनको बोला जाएगा अब आप लोग इकट्ठे होके आओ और इंपॉर्टेंट बातें अपने वार्ड की उठाओ लाओ, कि फुटपाथ पर जो टाइलें लग रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं कि लोकल लगा दी गई हैं, क्योंकि ठेकेदार को लाइसेंस तो मिला हुआ है और ठेकेदार अपने अपने कुछ पैसा वैसा काटने चक्कर, इसके बचाने के चक्कर में लोकल क्वालिटी की टाइलें ना लगा दे जो बाद में उखड़ जाए, अच्छी वाली दिखवाना। ठीक है, वो वार्ड कमेटी का काम ऐसा होता है देखने वाला। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द वार्ड्स कमेटी मे बी डिटरमाइंड बाय हमारे ऑफ कोर्स हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। जिस स्टेट का वो काम है, जिस स्टेट के अंडर ये जिला है, ये शहर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि कौन सा वार्ड कहां तक एरिया उसका आता है। ठीक बात है। अब ऐसी कौन सी दूसरी कमेटी है? स्टेट लेजिस्लेचर चाहे इज ऑल्सो अलाउड टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर स्पेशल कमिटी, और इनके जो चेयरपर्सन होंगे वो मे बी मेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। मे बी, शैल नहीं लिखा है भाई, शैल नहीं है, यहां पे बात होगी केवल मे की। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो, दे कैन, दे मे, दे शैल नॉट नहीं लिखा है यहां पे। ठीक है, अलग बात। अब रिजर्वेशन, ऐसे कुछ हमारे वर्ग एससीज और एसटीज जिनको कि उनकी आबादी के अनुसार यहां पे प्रोपोर्शनेट उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनका आरक्षित सीटें कुछ ना कुछ होंगी। जैसे एक वार्ड में से 5 सीटें होंगी जो होंगी कि हाँ साहब यहां से एससीज ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहां की आबादी इतनी एससीज की है। ये कैसे पता चला? पता चला सेंसस से, पता लग गया हमको। ठीक है, यहां पे महिलाओं के लिए नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने भी टोटल वार्ड की संख्या है, टोटल म्यूनिसिपैलिटी की संख्या है, टोटल कर लो पूरे की, पूरी म्यूनिसिपैलिटी की, शहर में जितनी भी बड़ी ये अपनी नगर महापालिका हो, नगर अपना नगर निगम हो या अपना कोई और दूसरी नगर अधिकरण हो, प्राधिकरण हो, यहां पे ये याद करना टोटल जितनी भी संख्या होगी उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए है आरक्षित। पार्लियामेंट में अब आई है ये बिल अब जाके, और ये पता नहीं बिल लागू कब होना दिख पाएगा, 2029 लग जाएगा आते आते। खैर ठीक है, अब यहां पे इनकी सीटें रिजर्व हो गई। अब हम बात कर रहे हैं नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज टू बी रिजर्व फॉर वुमेन ऑल्सो। कि मेंबरशिप में तो है ही है, जो 50, 65, 70, 80 जितने लोग हैं एक म्यूनिसिपैलिटी में, उसमें से 1/3 तो ऑलरेडी महिलाएं रहेंगी ही रहेंगी। साथ ही जो चेयरपर्सन सारे जितने बनाए जा रहे हैं, मेयर के, वार्डों के, कोई अध्यक्ष होंगे, कोई कुछ होंगे, वहां पे भी हम ये याद रखेंगे कि 1/3 नंबर महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एससीज एंड एसटीज सीट्स ऑल्सो। यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर्स मे मेक प्रोविजंस टू डिसाइड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ अदर ऐसे कुछ और ऐसे बैकवर्ड क्लासेस, कि अगर उनको भी अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है तो अब यहां से देना हम शुरू कर देंगे। ये हमने बात करी, हम बोलेंगे दे दो साहब दे दो। अब आगे बताओ कौन है, तो ये कब तक है? ये 5 साल रहेंगे, जैसे पंचायत रहती थी 5 साल रह सकते हैं ये, अगर नॉर्मल कार्यकाल चला। 5 साल से पहले भंग भी किया जा सकते हैं। अब अगर ये भंग हो गए तो फिर दोबारा चुनाव कराना है नहीं कराना है देखा जाएगा। अगर 6 महीने बचे हैं तो 6 या 6 से कम महीने, पर अगर 6 से कम महीने बचे और आपने चुनाव करा लिया, तब जो अगली म्यूनिसिपैलिटी आएगी, म्यूनिसिपल अगला नगर निगम जो भी होगा, वो उतने ही समय के लिए बचा रहेगा जो नया आया है। अब मैंने आपको बताया था, अगर 1 दिसंबर से ये 1 दिसंबर 2023 से लेके एक अपनी म्यूनिसिपैलिटी चली 1 मई 2028, लो अभी बचे हैं 6 महीने। ठीक बात है। अब यहां से मैं बोल रहा हूं कि हाँ सर 6 महीने बच रहे हैं। अगर ये होता 1 जुलाई और, ठीक है, ये होता अगर जून और, तो इसका मतलब है 6 से महीने कम होते जा रहे हैं। अब मैं अगली म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव करवाऊं ना करवाऊं मेरे ऊपर है। ठीक है, करवाना होगा नहीं करवाऊंगा, कोई मैंडेट नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर करवा लिया तो खाली जून से लेकर दिसंबर 2028 तक ही नई म्यूनिसिपैलिटी काम करवा पाएगी, फिर नई म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होगा। तो जाहिर बात है क्यों ही कराया जाए। अब अगर ये 6 से ज्यादा समय होता तब तो इलेक्शन बनता है, तब तो इलेक्शन बना जाए, तब तो बनता है कि हाँ साहब अभी तो कार्यकाल बहुत सारा बचा हुआ था, करवा देते हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, के 6 महीने से और ज्यादा समय हो तब सोचेंगे, अदरवाइज क्यों सोचना। अब यहां पे हम बात करेंगे अगर रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व्ड म्युनिसिपैलिटी वुड हैव कंटिन्यूड, अगर होती तो चलती, यहां पे इज लेस देन 6 months, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ न्यू ये वाली म्युनिसिपैलिटी।
ठीक है। अगर म्यूनिसिपैलिटी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, इट डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड, नहीं कर पाएगी उतना ही समय जितना बचा है जून से लेकर दिसंबर तक, उतना ही काम बनेगा इनका, उतना ही कार्यकाल है इनके पास। पर ठीक है, करवा लिया, काम तो दिखाएंगे क्या है, काम आएंगे, इनको हटाएं कैसे अगर ये कोई शख्स इसमें ऐसा आ गया है जो कि जिसका औचित्य नहीं है यहाँ बैठना। तो अगेन पंचायत की तरह यहाँ पे कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ हो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, कि अगर वो उस स्टेट की विधानसभा के लिए चुने जाने वाले इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो रहा हो किसी कानून की वजह से, तो वो यहां भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर वो नहीं लड़ पाएगा इलेक्शन। ठीक है, और इलेक्शन लड़के जीत चुका है तो हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो गया है अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट का अपना कोई उसने कानून ही तोड़ दिया हो, लो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए, बचा ही क्या। अब नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट उनकी उम्र 25 से कम है लेकिन 21 से ज्यादा। इसका मतलब समझ में आ गया कि हाँ 21 तो मिनिमम एज होगी, 25 से कम अगर कोई व्यक्ति चुन के जा रहा है तो इस बात पे उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा कि हाँ साहब तुम 24 के हो। अरे यार ठीक है, 21 साल मिनिमम एज है, मिनिमम एज से तो मैं ऊपर ही हूं ना, बस ठीक है, तो 21 होनी चाहिए मेरी उम्र। अब 21 से कम ना हो जाए, कोई 20 साल का बच्चा कोई पहुंच नहीं जाए अपना पार्षदी का चुनाव जीत के, वो नहीं होगा, 21 के हो जाओ फिर आप लड़ लो चुनाव। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रेफर टू सच अथॉरिटी एज द स्टेट में डिटरमाइन। अब स्टेट चाहे अपने अपने एक्ट में, क्योंकि स्टेटों के अपने अपने एक्ट हैं, उन स्टेट में हो सकता है किसी स्टेट ने बोला हो कि जो ये मैटर जाएगा ये जाएगा स्टेट हाईकोर्ट के पास, कोई कहेगा नहीं नहीं स्टेट हाईकोर्ट के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा पहले अपने जिला जज के पास। ठीक है, वहां जाने दो, जहां भी चले जाए मैटर जाए। अब ये हर किसी के लिए इक्वल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि चुनाव करवा कौन रहा है। अगेन द एसईसी, उन्हीं का काम है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो सुपरिटेंडेंस करें, अधीक्षक उसके रहें, वो डायरेक्शन दें और कंट्रोल करें सारे प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो हमारा वोटर लिस्ट होती है वो, साथ में कंडक्ट कराएं ऐसा फ्री और फेयर इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। पावर इनके पास दे दी गई है, दे दी गई। अब ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर समय समय पे ये बताएगा कि हाँ साहब और कोई मैटर आ गया है और कोई कानून बनाना है और कोई चुनाव करने का तरीका है कि नहीं, वीवीपैट से करवाना है या मोहर लगा के करवाना है, जो भी करवाना है ठीक है वो ही बता देंगे, एसईसी हमारा काम करवा देगा। अब हम आगे चले, हमने बोला कि सर क्या पावर है इनकी, मुन मुद्दों पे आते हैं। ठीक है, तो पावर इनकी वही है जैसी पंचायत की थी अपने गांव में। कैसी कि स्टेट लेजिस्लेचर ने ही पावर दे रखी है इनको। स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है कि हाँ साहब हम आपको एंडाव करते हैं, हम आपके ऊपर बरसात करते हैं ऐसी पावरों की म्युनिसिपैलिटीज को, विथ सच पावर्स एंड फंक्शंस एंड अथॉरिटीज एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एंड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगा कि आपको हम कितनी पावर दे रहे हैं और ये पावर ले लो, इस पावर अथॉरिटी का यूज करो, अपने जिले को अच्छा करो, करते रहो। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस करवाना है इनको कि अपना जो वित्तीय अपना जितना जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो जाए, आर्थिक हमारा विकास हो जाए, सोशल जस्टिस मिल जाए लोगों को, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम, जो उनको दी गई हो कि साहब ये तुम्हारे ऊपर ही छोड़ा हुआ है, तुम म्यूनिसिपैलिटी, तुम नगर पालिका, अपना परिषद, नगर निगम, जितने भी सब आप लोग, जितने भी जिले में जैसे जैसे आप हो, तो आप लोगों के पास हम इंटरेस्ट कर रहे हैं ये जिम्मेदारी कि आपको करवानी है इकोनॉमिक अपना डेवलपमेंट अपने जिले में, और साथ ही सामाजिक न्याय लोगों को मिलना शुरू रहे। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन टू द 18 मैटर्स लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल, जो 12वें सूची में लिखे हुए हैं। 18 ऐसे आर्टिकल हैं, अभी देखते हैं आगे 18 क्या क्या टॉपिक है वो, तो उसमें काफी कुछ है, शमशान घाट बनाना, कहीं लाइटिंग, कोई प्लेग्राउंड, कोई कुछ और पार्क, कुछ भी चीजें वो सब करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके फाइनेंसेस कहाँ से आ रही, कैसे करवा पाने की पावर कहाँ से आ रही, पावर तो यहीं से आती है, मनी मनी मनी। अब पैसे से हर चीज हो जाती है। ऑथोराइज कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, वो ऑथोराइज करेगा कि जो ये म्यूनिसिपैलिटियां हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, ये जो भी है, ये नगर पंचायतें कहाँ कहाँ कौन सा टैक्स लगा सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, जो भी लगानी हो लगानी। ठीक है, साथ ही ये स्टेट लेजिस्लेचर इन नगर पालिकाओं को असाइन कर सकते हैं कि आप हमारे नाम पे टैक्स, ड्यूटी, टोल कलेक्ट कर लो, जो स्टेट सरकार को चाहिए पैसा तुम कलेक्ट करो, हमको दे देना बाद में। ठीक है, चलो ये भी मंजूर है। प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड, अगेन पैसे वाली बात कि हमको साहब पैसा और चाहिए, पैसा लगेगा, पैसा कहीं से दिलवाओ हमको, चंदा लाओ, दे के लाओ हमको, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा कि हाँ हम आपके लिए ग्रांट्स कहीं से अरेंज करवाते हैं। ठीक है,
ऑल्सो दे प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज ऑफ द म्यूनिसपैलिटी। ये इतना जो पैसा जा रहा है कि किस किस तरीके से फंड एलोकेट करवाऊं, इनको कितना दूं, ये फंड तब जाएगा जब फाइनेंस कमीशन स्टेट का उनको बोलेगा। स्टेट का फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में बनता है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए भी सेम बात बोलता है, वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी सेम बात बोलेगा कि जो रूरल ग्रामीण परिवेश में जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, नगर पंचायत, सॉरी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये इन बॉडीज को जो पैसा चाहिए, और इधर शहरों में जो शहरी निकाय हैं, नगर परिषद या अपना नगर परिषद, नगर निगम, इनको कितना कितना पैसा चाहिए। तो ये सारा का सारा ये फाइनेंस कमीशन रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज एवरी 5 ईयर्स और रिपोर्ट देता है कि अब पैसा इनको चाहिए होगा, जिलों को पैसा देना पड़ेगा, दो सरकार, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब ऑलरेडी जो रिकमेंडेशन देंगे वो स्टेट की विधानसभा में टेबल करवाएंगे। स्टेट विधानसभा में सारे एमएलए के सामने वो जाएगा ही जाएगा, और उसमें होंगी क्या क्या ऐसे सिद्धांत जो गवर्न करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पैसों का, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत। ऑफ कोर्स पंचायत मींस यहां पे म्यूनिसिपैलिटीज भी प्लस म्यूनिसिपैलिटीज। अच्छा ठीक है, दोनों चीजें हो गई यहां पे कि जो हमने अभी तक पैसा कमाया, इतने सारे टैक्स लगाने के बाद, ड्यूटीज लगाई, टोल लगाया, फीस लगाई, कोई चार्जेस, कोई सेस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, जो पैसा आया वो कैसे बांटा गया स्टेट के बीच में। और जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जिले लेवल पे, जिला गांव लेवल पे, यहां पे द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, ऐसा कौन सा सिद्धांत होगा, किस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो पैसे को, वो बताओ। तीसरा, चंदा कहां कहां से आ रहा है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कब जाएगा, कितना जाएगा, कितने कितने समय पे दिया जाएगा, और कब रोका जाएगा कि अब मत देना इनको और बहुत दे दिया। तो वो सब फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बना के देगा, गवर्नर साहब उस रिपोर्ट को टेबल करेंगे विधानसभा में। देखो साहब रिपोर्ट आ गई फाइनेंस कमीशन की, स्टेट वाले की, और ये रही वो रिपोर्ट। और रिपोर्ट कह रही है कि आगरा को पैसा कम मिला है, कानपुर को ज्यादा मिला है, लखनऊ को और ज्यादा मिला है, इसको सॉल्व कराओ। अब फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि अच्छे से करो, इक्विटी करो सब में, सारे जिलों में। मेजर्स नीडेड टू इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज, ये बताएंगे फाइनेंस कमीशन स्टेट का कि और कैसे बेहतर हो सकता है म्यूनिसपैलिटीज का फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फिर एनी अदर मैटर जो गवर्नर साहब चाहें कि फाइनेंस कमीशन पढ़े इस मैटर को, इस मैटर पे चर्चा करे, इस मैटर पे स्टडी करके लाए, और उस फाइनेंस कमीशन को की रिपोर्ट को हम टेबल करेंगे अपने इसमें विधानसभा में, ठीक है, करवा देंगे हम। उसके बाद क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा ऑडिट। देखें भी तो सही कितना पैसा लिए हो, कहाँ कहाँ लगाए हैं, देखें जरा, कितने आपने शहर में ट्री गार्ड लगाए हैं, कितने आपने बोर्ड और होर्डिंग वाले जो टैक्स लगता है उस पर, जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है, बोर्ड वाले जो बड़े बड़े फ्लैक्स, होर्डिंग, बैनर आप देखते हो, इनका टैक्स जाता है नगर निगम को। तो ये टैक्स पता चले कितना टैक्स गया है, कितना इन्होंने कहाँ स्पेंडिंग करी है, वो सारी चीजें तो स्टेट लेजिस्लेचर ही, स्टेट की विधानसभा ही ये डिटरमाइन करेगी कि हाँ भाई कितनी इनकी ऑडिट होनी है, कब कब होनी है, कौन करेगा ऑडिट, ठीक है। एप्लीकेशन टू यूटीज, इस 74th अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रावधान हैं जो यूटीज में लग सकते हैं और कुछ यूटीज में नहीं लग सकते हैं। तो राष्ट्रपति ही है यहां पे, राष्ट्रपति यहां मीनिंग सेंटर सरकार, यहां पे वो डायरेक्ट करते हैं कि कौन से ऐसे अप्लाई करेंगे, किस यूटी पे अप्लाई करेंगे, कौन से पे नहीं करेंगे। इसी वजह से 243ZD और 243ZE ये दो आर्टिकल के प्रोविजन नहीं लगते हैं दिल्ली पे, ठीक बात आई बात समझ में, ये नहीं लगाए जाएंगे दिल्ली पे। इसकी वजह से दिल्ली में हमने बोला ये क्या आर्टिकल है जरा मुझे बताना एक बार, ठीक है, और ये आर्टिकलों के नाम, बस नाम बता देना, इससे ज़्यादा नहीं। तो दिल्ली पे ये दो आर्टिकल के प्रावधान नहीं लगाए जाते हैं, नहीं लग सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने मना कर दिया, नहीं लगेंगे, ठीक बात है। अब ऐसे कुछ और एग्जेम्प्टेड एरियाज, जैसे यूटी में तो आप लगवा लो, कुछ ऐसे शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया किसी स्टेट में होंगे जो शेड्यूल्ड हैं, जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में लिखे हुए हैं, और कुछ ट्राइबल एरिया हैं। तो इन एरियाज में यहाँ पे एक तो पहले वो जनजातियों का एरिया है, तो ऑलरेडी वहाँ पे ग्रामीण परिवेश है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वहाँ पे कस्बे, रूरल एरिया है, तो वहाँ पे शहर तो है ही नहीं ऑलरेडी, तो उन एरियाज में लगेगा नहीं। यहाँ पे इट शैल ऑल्सो नॉट अफेक्ट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज है, यहाँ पे नहीं लगाना है, शेड्यूल्ड एरिया में नहीं लगाना है, ट्राइबल एरिया में नहीं लगाना है, दोनों जगह नहीं लगेगा, ठीक बात है। यहाँ पे पार्लियामेंट चाहे तो दे में एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल्ड एरियाज, अगर चाहे तो, एंड ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज इट में स्पेसिफाई।
जो इनका मन करे उस प्रोविजन को लगवा दें, उस प्रोविजन को हटा दें, जो इनको लगे कि 74th अमेंडमेंट का कौन सा प्रावधान है कि हम किसी शेड्यूल्ड एरिया पे लगाएं या ना लगाएं, और लगाएं तो क्या मॉडिफाई करके लगाएं। ये चीज जैसे आपको याद है लास्ट क्लास में हमारा एक स्टेट था जिस स्टेट ने कहा था कि मेरे यहाँ एसटी ही है, सारे एससी है ही नहीं सीटें, कहां से लाऊं मैं एससी सीटें भरने के लिए, लोग ही नहीं है। तो वो कौन सा स्टेट था जिसने कहा था नगर भाई, उसने कहा मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में तो आपने जो कर रखा है एससी एसटी का आरक्षण, मैं एसटी यहाँ पे एसटी ही है सारे। अभी स्टेट था वो इकलौता, उसकी वजह से 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, आ गया एक्ट वो भी। अब हम आगे चले, हमने कहा सर डीपीसी बताओ। जो जिले में एक सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक होगी, ये कमेटी ये देखेगी, ये तय करेगी कि साहब जिले में सारे काम धंधे कैसे हो रहे हैं। एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। हर जिले में नगर पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, ये सब मिलके कुछ बातें कहते हैं कि सर हम चाहते हैं हमारे यहाँ से हाईवे निकल जाए, हम चाहते हैं हमारे यहाँ से एक स्टेट हाईवे बनवा दो, हम चाहते हैं हमारे यहाँ से नदी की नहर मोड़ के काट के ला दो। तो अब क्या हो रहा है कि इन म्यूनिसिपैलिटीज ने, पंचायतों ने ये प्लान दे दिया। ये प्लान दिया किसे? ये प्लान दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। ठीक है, अब इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, इनको लाके पकड़ा दिया। अब इस डीपीसी में स्टेट लेजिस्लेचर बताएंगे, यानी विधानसभा ऑफ कोर्स, के विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, फंक्शंस, मैनर्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन एंड सच कमिटीज, कि इसमें डीपीसी में कौन लोग हैं, कैसे चुन के आ रहे हैं। सारे स्टेटों के अपने अपने अलग अलग डीपीसी के मेथड होंगे, कौन कौन चुने कैसे जा रहे हैं, इनके क्या काम है, कैसे मेंबर चुने जा रहे हैं, कैसे इनका रोल है, चेयरपर्सन को चुनाव कैसे होगा। आगे एक अगला और है मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कमेटी, उसमें भी प्रावधान सेम टू सेम यही है, ऐसा का ऐसा ही स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगा कि हर जिले में तो वैसे डीपीसी तो होगी होगी, पर कुछ जिले ऐसे होंगे जो मेट्रो सिटीज हैं, बड़े सिटीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इन सारे सिटीज में जो मेट्रो सिटीज है बड़े बड़े, यहां पे मेट्रोपॉलिटन अपना डेवलपमेंट कमेटी भी होती है। उस कमेटी के ये वाला जो पॉइंट है वो सेम है। ठीक है, अब इसमें 4/5 4/5 इतने मेंबर होने चाहिए जो कि डीपीसी में डायरेक्ट इलेक्टेड होने चाहिए बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज, कि यहां जो लोग चुन के गए हुए थे, हमने आपने चुन के भेजे थे यहां पे लोग, ठीक है, भेज दिया हमने। अब ये लोग डायरेक्ट चुनाव करेंगे 4/5 लोगों का डीपीसी में, जितनी भी स्ट्रेंथ हो डीपीसी की। मान लेते डीपीसी की स्ट्रेंथ है 100, तो 100 में से 80 लोग होंगे जो इसमें से, हमारी पंचायत में से और नगर पालिका से चुन के आने चाहिए। ठीक है, अब इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स, यही लोग चुनेंगे, ये सारे मिलके, जितने भी पार्षद, सरपंच, पंच, जितने भी लोग हैं, ये सबके सब मिलकर चुनाव, ऐसे चुनाव करेंगे। कुल मिला के 4/5, 80% लोगों का। ठीक है, यहां पे जो चेयरपर्सन है ऑफ सच कमिटी, ये वाली कमिटी, ही विल फॉरवर्ड ये वाला प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये बताएंगे स्टेट सरकार को, साहब मेरे जिले का प्लान अब ये है कि हम यहां से चाह रहे हैं मेट्रो आ जाए, लो मेट्रो ही मांग लिए सीधे। तो अब मेट्रो का प्लान जाएगा स्टेट सरकार, स्टेट सरकार कहेगी यार सेंटर से बात करेंगे, कर लो आप बात कर लो, हमें मेट्रो चाहिए। ठीक, चलो ये जो ड्राफ्ट प्लान बनाना है, ये वाला प्लान, यहां पे डीपीसी को ये याद रखना है कि कि ऐसे मैटर्स जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जैसे नेचुरल कोई रिसोर्स है, पानी, नदी बह रही है, तो नदी की जरूरत अब नगर पंचायत को भी है, ग्राम पंचायत को भी है। कोई हाईवे है तो नगर पंचायत को भी जरूरत है हाईवे की, और कोई अपनी ग्राम पंचायत को भी जरूरत है। ऐसे और फिजिकल नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक संपदा है, फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट दोनों की जरूरत है। तो ऐसे वाले टॉपिकों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं टू देम एंड देम, बोथ ऑफ देम, कि इनके कौन से इंटरेस्ट है कॉमन, एंड एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, कौन से रिसोर्स है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। दैट मीन्स कोई नेचुरल रिसोर्स होगा, है ना, नेचुरल रिसोर्स हो जाए, या हमारा कोई ऐसा वाटर बॉडी होगा, तालाब है, तलैया है, जो भी है, तो या कोई और ऐसा इंडस्ट्री लगवानी हो जो गांव के लिए बेनिफिट हो, शहर के लिए बेनिफिट हो, तो ऐसी वाली कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने पड़ेंगे, और इनका ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट अपना प्लान बनाए, तब जाके वो स्टेट सरकार को जाएगा। देगा कौन? इस डीपीसी का चेयरपर्सन। चुनाव कैसे हो रहा है? चुनाव हो रहा है स्टेट लेजिस्लेचर बता के, जब स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा
कि कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन चुने जा रहे हैं, कौन नॉमिनेट हो रहे हैं, कौन क्या हो रहा है, जो तो भी हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे दे विल कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज द गवर्नर में स्पेसिफाई। अगर सरकार, स्टेट सरकार कह दे कि जो तुम्हारी डीपीसी है ना, एक बार एक काम करो, आईआईटी कानपुर से बात कर लो जरा, तुम जो मेट्रो कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इस शहर के नीचे जो पत्थर है, वो चट्टानें कैसी वाली हैं, वो ब्लास्टिंग से नहीं हट सकती हैं, तो अंडरग्राउंड टनल नहीं बन पाएगी, जो भी बात हो, ठीक है। तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट से या किसी संस्था से बात कर लो कि ये हो सकता है फीजिबल पॉसिबल कि नहीं, वो बता देंगे, तब आप दे देना अपनी रिपोर्ट, हम मान लेंगे। अब यहां पे हम चले, वही जो मैंने कहा था, मेट्रोपॉलिटन जो हमारी प्लानिंग कमेटी, जो बड़े बड़े इन शहरों के लिए होती है, जहां पे आबादी ज्यादा ही होती है, जहां विकास ज्यादा ही हो गया है, जहां बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेज होते हैं, बड़े बड़े दफ्तर होते हैं सरकारी, तो उनको हम बोलते हैं मेट्रो सिटीज, कि ये मेट्रो सिटीज हैं। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सिटीज बड़े बड़े, सब जानते हैं इन सिटीज के बारे में, तो ये मेट्रो सिटीज है। यहाँ पे 243ZE आर्टिकल का यूज होता है, और ये भी सेम ऐसे ड्राफ्ट करते हैं अपना डेवलपमेंट प्लान, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम प्रोविजन वही है जो डीपीसी के थे, अभी पीछे हमने देखे थे, वही वाले प्रोविजन सारे के सारे। अब हम बोलेंगे कि जो ड्राफ्ट प्लान बना रहे हैं, तब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये याद रखेगी कि भाई ऐसा कौन सा प्लान है प्रिपेयर्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए जरूरी हो। इसको मेट्रोपॉलिटन लिख लेना, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट गलत आ गया है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया में ऐसी कौन सी कॉमन इंटरेस्ट की चीजें हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़ा दफ्तर हो, बहुत बड़ा सेंटर हो, अंडरग्राउंड मेट्रो निकालनी हो बड़ी सी, तो अब वो मेट्रो गांव से भी हो सकता है नीचे से निकल जाए, पता ही नहीं चले लोगों को, और शहर में तो जा ही रही है। इसके अलावा मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द म्युनिसिपैलिटी एंड द पंचायत, ढूंढो अपने आप से। फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, के अब मेट्रो सिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, इसकी सुरक्षा भी करनी है, इसमें और ज्यादा विकास कहां कहां हो सकता है, या हम ये बोलें कि ऐसे और मेट्रो कहां कहां और बनने चाहिए, ढूंढो अपने आप जगह। तब सरकार का उसमें अगर कोई प्रायोरिटी है कि हम चाहते हैं 100 स्मार्ट सिटीज, हम ये नहीं कह रहे कि खाली 10 स्मार्ट सिटी हो, हम कह रहे हैं और बनाओ मेट्रो सिटी, और जगह जगह बनाओ, इसको अच्छा करो, ताकि लोगों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। जो छठ पूजा पे अभी आप देख रहे हो ट्रेन में भीड़ें जा रही हैं, तो अब ये ऐसी भीड़ का इंतजाम क्या है, कोई इंतजाम नहीं है। रेलवे जितना एफर्ट कर सकती है उससे ज्यादा ही करती है, और रेलवे तो इस समय नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही है, ज्यादातर तो लॉस ही है। खैर ठीक है। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लाइकली टू बी मेड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े होंगे, छोटे इन्वेस्टमेंट तो होंगे नहीं, कहीं सॉफ्ट लोन लेना पड़ेगा क्या पता, जैसे जापान से लिया है हमने दिल्ली मेट्रो के लिए। फिर कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा गवर्नर साहब अभी पीछे उन्होंने बोला था कि बात करो किसी बड़े संस्था से, बड़े किसी संस्थान से, कि क्या पता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये देखेंगे। हम बोलेंगे आगे चल के कि अगर पंचायतें या म्यूनिसिपैलिटीज, दोनों की दोनों, हाँ पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज, तो अगर ये दोनों की दोनों ऑलरेडी कहीं थी और उसके बाद ये चलती रही, अपना काम करती रही, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि 1 जून 1993 को हमारा तो एक्ट आ गया है, क्या एक्ट आया है, 74 CA। 74 CA ने क्या बोला है, पार्ट 9 है द म्यूनिसिपैलिटीज। अगर इससे पहले से कोई अपनी संस्थान चलती आ रही है, कोई पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, दैट मीन्स कि इस संस्थान को हम चलने देंगे। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन से हमारा जो एक्ट आ चुका है, इस एक्ट के 1 साल के भीतर सारे स्टेट अपने अपने एक्ट बना लें चुपचाप, और नहीं बनाओगे तो फिर कान पकड़ा जाएगा तुम्हारा, क्यों नहीं बना अभी तक, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, कहां पे, इन लोगों के चुनाव में, जैसा MP MLA के लिए होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहां पे डिक्लेयर्स दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, यहां पे टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, कि कितनी हमने डिलिमिट करी है, कोई ऐसी बाउंड्री, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे हम ये बात करेंगे कि सर कितनी इसकी एरिया था इस जिले का, कितना इसमें से कितने पार्षद चुनाए गए थे, कितने सरपंच चुने गए थे, इसमें से कितने हमारे जो अपने चेयरपर्सन हैं वो कहां कहां से आ रहे हैं, और इनकी सीट कितनी अलॉट हो रही है, ये वाले क्वेश्चन किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि नो इलेक्शन टू एनी म्यूनिसिपैलिटी इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन, जो स्टेट सरकार बोले कि हाँ इस अथॉरिटी के सामने जाओ, इनसे जाके बात करो, इलेक्शन पिटिशन लेके जाना और इनको बताना कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में घपला हुआ है, ठीक है, तब मानी जाएगी आपकी बात। अब हर स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेचर का अपना बाइफर्केशन होगा, कोई कहेगा कि हाई कोर्ट जाओ, कोई कहेगा नहीं नहीं जिला जज के पास जाओ, कोई कहेगा ट्राइब्यूनल के पास जाओ, तो ये सब होता रहेगा, ठीक है। यहां पे स्टेट्स इक्वल नहीं है, स्टेट्स के पास अपनी अपनी फ्रीडम है टू चूज। ये रहे हमारा 12 शेड्यूल में वो सारे 18 आर्टिकल।
यहां हमने बात करी है कि हाँ साहब, अर्बन प्लानिंग से लेके प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस से लेके रोड, पुल, वाटर सप्लाई, फायर सर्विस, अर्बन फॉरेस्ट्री, स्लम इंप्रूवमेंट, जहां भी स्लम बने हैं, घेटो बने हैं, ये सब बने हैं, यहाँ पे गार्डन, पार्क, प्लेग्राउंड, कुछ भी सारी चीजें। इसके अलावा बेरियल, शमशान घाट, सारे हमारे जो कब्रिस्तान होते हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस भी शहरी निकाय के अंदर आता है कि जो कसाईयों के जो एरिया होते हैं जहाँ पे जानवरों की कटाई होती है, तो इन एरियाज को हम कैसे रेगुलेट करें, कहाँ इनका इतना जो वेस्टेज हो रही है, और जानवरों का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, वहाँ पे कैसे रखा जा रहा है उनको, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खैर ठीक है, हम आगे चले। हमने बोला कि हाँ सर इसमें क्या है, और हम बोलेंगे भैया ये जो अर्बन कमिटीज़ हैं, जो अर्बन सारी सरकारें हैं, ये बनी है पहले तो 8 तरीके से, ये रही वो। ठीक है, इसमें मत जाना, यहाँ पे सारा डिटेल नहीं लिखी है, यहाँ पे खाली 5 की बात हुई है, यहाँ 8 है, ये नंबर पूरा है। एक एक करके इसको खोलना शुरू करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले है हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, ये बड़ा होता है। ठीक है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, जितने बड़े बड़े शहर होते हैं आजकल, ज़्यादातर जितने हमारे 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं जो भी हैं, इनमें नगर निगम आ चुके हैं। नगर निगम में 3 लेवल पे अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और वो सब होता है, ऐसे ही यहाँ भी है। तो इनकी जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं, ये काउंसिल है इनका। यहाँ पे चुन के जाके बैठ गए सारे पार्षद। ठीक है, अब एक स्टैंडिंग कमेटी होगी जो इसकी हेल्प करेगी टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ दिस काउंसिल। कमिटी ऑन पब्लिक वर्क्स, कमिटी ऑन सीवेज, कमिटी ऑन ड्रेनेज, कमिटी ऑन ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, ये भी है। फिर एक कमिश्नर साहब होंगे, कमिश्नर साहब जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, चुनाव आयुक्त फ्यूचर में। ठीक है, तो ये होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, ये इनके दस्तखत से ही काम एक्चुअल शुरू होता है। ठीक है, यहां पे जो हमारे सीईओ कह लो इनको, तो ही जनरली अ मेंबर ऑफ द आईएएस ऑफ कोर्स, और ये आईएएस होते हैं, ये चुनाव आयुक्त होते हैं। अलग अलग जिलों में पोस्टिंग होती रहती है इनकी, कभी बागपत के अपने चुनाव अपने ये नगर आयुक्त थे, कभी किसी और जिले के नगर आयुक्त बन गए, जाके ट्रांसफर हो गया। मैंने शायद चुनाव आयुक्त बोला था अभी पीछे, तो वो चुनाव आयुक्त अलग होता है। ठीक है, वो इलेक्शन कमिश्नर है। अब इसके बाद ये जो काउंसिल है, काउंसिल, इस काउंसिल के मुखिया होते हैं एक मेयर, पता होगा मेयर, जो मेयर होते हैं जिला का एक होता है। और अभी आपको पता होगा कौन से शहर के मेयर गए थे इनाम लेने, सबसे बेस्ट सिटी का, सबसे सुंदर साफ स्वच्छ सिटी का, वो मेयर अपना चुनाव अपना वो लेके आते हैं, ट्रॉफी लेके आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में उनको मिला था सम्मान, तो वो मेयर जाते हैं, मेयर कहते हैं हाँ साहब मैंने अपना शहर साफ करवाया। ठीक है, अब मेयर एक नॉमिनल हेड है, फॉर्मल हेड है, खाली नाम मात्र हेड है, तो काम तो इनके थ्रू हो रहा है, कमिश्नर साहब के थ्रू। ये एग्जीक्यूटिव है, ये कार्यपालिका है, ये काम करवा रहे हैं, पर काम इनका हो रहा है, नाम इनका हो रहा है। ठीक है, अब ही इज असिस्टेड बाय अ डेप्यूटी मेयर, डेप्यूटी मेयर भी होंगे इनके नीचे जो इनको हेल्प करते रहेंगे। फिर ही इज इलेक्टेड इन अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स फॉर 1 ईयर रिन्यूअल टर्म, 1 साल चुने जाएंगे, फिर इनका टर्म वापस रिन्यू कर सकते हैं अगर म्यूनिसिपल काउंसिल इनसे एग्री कर रही है तो। ये तो बोलेंगे मेयर साहब हटो यहां से, दूसरे वाले मेयर काम करेंगे, आपसे ना हो पा रहा। अब हिज मेन फंक्शन इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, ये इनका मेन काम यही है, जाके अपना मीटिंग लेना, जो भी इनका म्यूनिसिपैलिटी का जो ऑफिस होता है, नगर निगम का ऑफिस होता है, वहाँ पे काउंसिल की जितनी मीटिंगें होती हैं, जाते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वहाँ पे जाके बातें करते हैं सबसे। ठीक है, ये हो गई बात हमारी। हम चले आगे इसमें, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में, ये म्यूनिसिपैलिटी थोड़े छोटे शहरों के लिए होती है, जो टाउन्स होते हैं, स्मॉलर सिटी, यानी कि टियर 2 टाउन्स, टियर 3 टाउन्स, इन लोगों के लिए। अब यहाँ पे अगेन 3 तरीके से हमने बना दिए, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और एक कमिश्नर। चीज वही है, नाम बदल गया है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल में ये कानून बनाते हैं कि साहब हाँ कितना कितने सड़कें बनेंगी, कितने किलोमीटर की हमारी जो हमारी नाला है वो खुदेगा, सब कुछ चीजें। दे कंसिस्ट ऑफ काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, काउंसिल में काउंसिलर ही होते हैं और कौन होगा। अब स्टैंडिंग कमेटी टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ दिस काउंसिल, ऑफ कोर्स डील्स विद पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस, सारे टॉपिक जिनके ऊपर ये कमेटियां बैठ के बात करती है इनसे और कहती है सर ऐसे करो, ये करना है, ठीक है करवा देंगे। कमिश्नर अगेन ऑल्सो ऑलरेडी मेंबर ऑफ द आईएएस, ये इनको करना पड़ेगा। आपके सिग्नेचर से आगे फ्यूचर में सारे दस्तखत, सारे आपके काम शुरू हो जाएंगे कि भाई अब तो नगर आयुक्त ने बोल दिया, नगर आयुक्त ने कहा है कि साहब यहाँ पे रोड बनेगी और मैं बनवा लूंगा, ठीक है बन जाएगी। जो इसके जो हेड होंगे, काउंसिल इज हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट या चेयरमैन, वहाँ मेयर है, बड़े शहरों के मेयर होते हैं, इनके हैं
प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोलो, जो भी इनके हैं, और इनके नीचे एक होता है वाइस प्रेसिडेंट जो इनको हेल्प करता है, या वाइस चेयरमैन, जो भी। इनका भी काम वही है, मीटिंगों में जाना, मीटिंग की अध्यक्षता करना, वहां जाके बातें खूब अपनी बातें करना, कहना, ये करना वो करना, सब काम करते हैं ये। फिर हम आगे चले, हमने कहा बताओ नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या है। ये नोटिफाइड एरिया कमेटी यानी कि ये दो तरीके के लिए होती है, दो तरीके से शहरों के लिए। पहला वो तरीका, वो शहर जो फास्ट डेवलपिंग टाउन है, बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है एकदम, मतलब बढ़ता जा रहा है, देखते हैं और कितना बढ़ेगा। इसके अलावा वो टाउन जो अभी पूरी तरह से तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है एक बड़े टाउन की, बट इट इज नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। मतलब अभी वो टाउन छोटा है, पर क्योंकि उसकी जगह इतनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कि हमने कहा यार ये इंपॉर्टेंट टाउन है, ये आगे चल के बड़ा बनेगा। इसका मतलब है कि यहां पे हम अभी म्यूनिसिपैलिटी तो नहीं बना पा रहे हैं, पर हम यहां बना रहे हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी। मतलब ये हुआ कि स्टेट की सरकार अपना राजपत्र निकाल के, गेजेट, राजपत्र होता है ना, ये भारत का राजपत्र होता है, ऐसे प्रदेश का भी राजपत्र होता है, ये हो गया। तो जब स्टेट का जो गैजेट निकलता है उसमें बोल दिया जाता है कि हम नोटिफाई करते हैं इस जिले को या इस शहर को कि ये एक नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर काम करेगा। ठीक है साहब। अब क्योंकि ये नोटिफाई किया गया है, इसलिए इसका नाम है नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब इट ऑल्सो, ऑल्दो, मतलब जाहिर बात है कि ऑल्दो इट फंक्शंस, मतलब वैसे नॉर्मली तो ये काम करता है जैसे एक स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट ने जो बाकियों को, म्यूनिसिपलिटियों को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ताकत दी है, वैसे वैसे काम करेगा। कहीं ना कहीं यहां पे ओनली दोज प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई टू इट विच आर नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट गैजेट, जो इसमें बोले गए हो ऑलरेडी। गैजेट में पूरी बात लिख दी गई होती है कि साहब ये एक जिला है, ये तेजी से बढ़ रहा है, 5 साल 10 साल में ये पूरा एक बड़ा टाउन बन जाएगा, बड़ा शहर बन जाएगा, और यहां पे हम एक बाद में लाएंगे म्यूनिसिपैलिटी। पर अभी क्योंकि म्यूनिसिपल एक्ट के तहत इसको भी काम करना ही पड़ेगा, पूरा काम नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा अभी जिला हुआ नहीं है, इसमें जो जो रोल हैं वो हम ही यहां बता के दे रहे हैं जो पहले नोटिफाई कर दे रहे हैं, इसीलिए नाम इसका पड़ गया नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है, एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ही नहीं है कोई। जैसे हमें यह पता है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर टाटा प्लांट, यहां पे टाटा की बड़ी रिफाइनरी है, टाटा का बड़ा बहुत बड़ा वहां पे इंडस्ट्री है स्टील का। तो अब यहां पे जमशेदपुर स्थापित, जो अपनी बहुत पहले की बनी हुई है, ये जाने कब की बनी है, 1928 की, 1924 की बनी हुई है ये। खैर ठीक है, अब ये कमेटी तब से है। जमशेदपुर शहर जो है ऑलमोस्ट टाटा पे डिपेंडेंट है, टाटा के प्लांट पे, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं। तो अब ये कमेटी में सारे जितने मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉमिनेट किए जा रहे हैं, नामांकन किया जा रहा है। इलेक्शन नहीं हो पाया, इतना बड़ा कोई शहर नहीं था कि इलेक्शन करवाओ उसके लिए, छोड़ दो, कर दिया नॉमिनेशन। नाइदर स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर एन इलेक्टेड बॉडी। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, अगर इसको कानून की ताकत नहीं मिली है, स्टैट्यूट की ताकत नहीं मिली है, दैट मीन्स कभी भी इनके छक्के लग जाएंगे, ये बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, इनको बोल दिया जाएगा आप स्टेडियम से बाहर जाओ, नहीं हो पाएगा आपसे। अगले चले हमने कहा टाउन एरिया कमेटी क्या है। टाउन एरिया कमेटी माने टाउन एरिया, समझ में आ रहा है कि कोई टाउन ही होगा, सेटअप बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर स्मॉल टाउन्स। छोटा सा टाउन है, टांगला करके, ये रहा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का टाउन होगा मान लो, तो ये छोटा टाउन है, इस टाउन में टाउन एरिया कमेटी बना दो, इतना ही, इससे ही काम हो जाए तो बहुत है। अब यहां पे इट्स अ सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंट्रस्टेड विद लिमिटेड सिविक फंक्शंस। इसमें आधी अधूरी बात होगी, मतलब आधी अधूरी कैसे, या तो पूरी तरह इलेक्टेड होगी, या पूरी तरह नॉमिनेटेड होगी, या आधी इलेक्टेड होगी और आधी नॉमिनेटेड होगी। पूरी तरीके से कभी मिक्स ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब इसमें चीजें एकदम बराबर हो, इक्वल हो, बड़ी अच्छी हो, वो सब नहीं है। बता कौन रहा है? स्टेट सरकार। अगेन स्टेट सरकार ही बताएगी कि भाई इस जगह पे, यहाँ पे क्या होने जा रहा है, कौन इसमें इलेक्ट होगा, कौन नॉमिनेट होगा, कौन से एरिया में चुनाव कराना मुश्किल है तो वहां से नॉमिनेट करवा लो किसी बड़े मेंबर को, हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। हम चले आगे कैंटोनमेंट बोर्ड में। जैसे ये झांसी का छावनी परिषद है, झांसी का कैंटोनमेंट बोर्ड है। ये क्या है? यानी कि यहाँ का जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो जितना भी नगरी जो यहाँ प्रशासन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, फॉर सिविल प्रोफेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय आर्मी। सिंपल बात, सीधी बात। यहाँ पे सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 2006। इस एक्ट ने रिपील किया था अभी पीछे वाला कैंटोनमेंट एक्ट 1924, याद आ गया? 1924, उस समय वाइसरॉय कौन थे जब कैंटोनमेंट एक्ट आया था? वर्ल्ड वॉर 1 होके चुका है, वाइसरॉय उस समय कौन निकले थे? ठीक है, अंडर एम्बिट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री बोलेगी सारे बातें स्टेट सरकार पीछे, अब ये डिफेंस का एरिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पे। अब नो स्टेट गवर्नमेंट, इट इज पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड।
कैंटोनमेंट बोर्ड में छावनी जो परिषद होगा, इसमें कुछ लोग होंगे जो इलेक्ट होके आएंगे, कुछ लोग नॉमिनेट होके आएंगे। तो अब जो नॉमिनेट हो रहे हैं, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, जो इस कैंटोनमेंट परिषद के झांसी के, यहाँ के जो झांसी मान लो, आगरा मान लो, भोपाल मान लो, ग्वालियर मान लो, जहां भी कैंटोनमेंट है, जहां भी छावनियां हैं, तो इस छावनी परिषद के जो अध्यक्ष होंगे सबसे बड़े, वो होंगे मिलिट्री ऑफिसर जो इस कैंटोनमेंट की कमांड संभाल रहे होंगे। ब्रिगेडियर होंगे या कोई लेफ्टिनेंट जनरल तो नहीं होंगे, पर कोई सेकंड इन कमांड कोई भी हो सकता है, जनरली ब्रिगेडियर होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? इट इज इलेक्टेड अमंग्स द मेंबर ऑफ द, ये वाले जो बोर्ड के मेंबर होंगे उन्हीं में से चुन के कोई वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो आएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, सेंटर से आएगा वो आदमी यहां बैठ के काम करेगा इनके साथ, ठीक है। अब इसके अलावा 2006 वाले एक्ट ने और भी बातें बोल दी। इन्होंने बोला कि हम ये इसलिए कर रहे हैं टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैंटोनमेंट्स। जितने देश में जितनी सारी छावनियां हैं, सारी छावनियां अब एक तरीके से चलें, सिस्टम हर जगह सेम होना चाहिए, चाहे वो बेंगलोर कैंटोनमेंट हो, चाहे वो आगरा कैंटोनमेंट हो, चाहे वो कानपुर की छावनी हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। हम ये बोल रहे हैं कि भैया पूरे देश में जहां जहां पे छावनियां हैं, वहां पे जो म्यूनिसिपल काम होंगे सारे के सारे, कैसी सड़कें होंगी, कितनी लाइटिंग होगी, कितने कैमरे लगेंगे, कितनी ऊंची बिल्डिंग जा सकती है, कितने फ्लोर बना सकते हैं लोग, हम बताएंगे। वो पूरे देश में सेम होना चाहिए वो, ठीक बात है। विद अ व्यू टू इम्पार्ट ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ देयर फाइनेंशियल बेस, टू मेक व्हाट, टू मेक प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद देम, कि इनके ऊपर है। अब ये जितने मैटर जाएंगे वो सारे के सारे एक छावनी के पास रहेंगे, और छावनी माने डिफेंस मिनिस्ट्री के, अब सेंटर से डायरेक्ट होंगी सारी बातें नीचे तक। अब दिस एक्ट हैज रिपील्ड द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1924, पहले वाला एक्ट गया वो, ठीक है। इस समय का वाइसरॉय कौन है? नाउ आई एम टेलिंग यू कि इसके आगे हम चलेंगे कि यहां जितने सारे हमने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं कैंटोनमेंट कैसे कैसे। अब एक कैंटोनमेंट जहां पे 50,000 से ज्यादा अगर लोग रह रहे हैं उस छावनी क्षेत्र के अंदर, 50,000 सिविलियन पॉपुलेशन, तो हम बोलेंगे कैटेगरी 1। जहां पे 10 से 50,000 के बीच में है कैटेगरी 2, जहां पे 2.5 से 10,000 के बीच में लोग हैं उसको बोलेंगे कैटेगरी 3, और कैटेगरी 4 यानी कि 2,500 से भी कम लोग वहां रहते हैं। ये मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, ये सिविलियन पॉपुलेशन है, जो छावनी क्षेत्र के अंदर सिविलियन गांव के लोग रहते हैं, कोई अपना छोटा बड़ा काम वाम करते रहते हैं, ये उनकी तादाद है। अगर 50,000 से ऊपर वहां लोग रहते हैं, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट एरिया है, बड़ा एरिया है। अब 2019 का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है देश में, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड, और इनको हमने क्लासिफाई ऐसे कर रखा है, ये रहा क्लासिफिकेशन। अब जब ये कैटेगरी 1 हो गए, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अगर कैटेगरी 1 है सबसे बड़ा वाले, तो इसमें कौन होंगे? जो मिलिट्री ऑफिसर सबसे बड़ा होगा उस स्टेशन में, उस छावनी में, वो तो है ही उसका मेंबर। दूसरा, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्जीएन साहब पता है ना, पीडब्ल्यूडी के होते हैं ये वाले, ठीक है। इसके बाद एक हेल्थ ऑफिसर होंगे, मान लेते हैं वो कोई मेडिकल ऑफिसर होगा आर्मी का, ठीक है, जो स्टेशन पे है, वहां छावनी में काम कर रहा है। इसके अलावा अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट नॉमिनेटेड बाय द डीएम, जो जिला के जो जज होंगे, ठीक है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो एक नॉमिनेट करते हैं एक जज को कि सर ये आप प्लीज उस कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर बन जाइए, ठीक है। इसके अलावा 3 और मिलिट्री ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन, जो ये ऑफिसर हैं ये बोलेंगे मेरे साथ 3 और ऑफिसर रहेंगे इस कैंटोनमेंट बोर्ड में। फिर 8 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कैंटोनमेंट एरियाज, जो ये लोग यहां रह रहे हैं, इन 50,000 लोगों ये लोग चुनेंगे, ऐसे 8 लोग जो इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक सीईओ ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड ये होगा, ठीक है, ये सब आ गया। अब ये ऑफिसर आता है राष्ट्रपति के यहां से। फिर हम आगे गए, हमने कहा टाउनशिप वही जगह है, वो ऐसा अर्बन क्षेत्र तो नहीं है। अब क्योंकि शहर के बाहर होती है टाउनशिप है बहुत सारी, इंडियन ऑयल हो, स्टील अथॉरिटी हो, गैस अथॉरिटी हो, एनटीपीसी हो या भेल हो, तो हरिद्वार में कई सारी टाउनशिप आप देखते हो। हरिद्वार में बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बड़े बड़े मिलें हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या गैस लिमिटेड, ये सारी बहुत सारी रिफाइनरी हैं, प्लांट्स हैं, मशीनरी है। तो वहां के अपने अपने स्टाफ, सारे ऑफिसर, सब लोग इस जगह रहते हैं। अब ये वो अर्बन गवर्नमेंट का टाइप है विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि सरकारी निगम है वो, सरकारी उद्यम है वो सरकारी उद्यम की वजह से वो वहां पे टाउनशिप बनी हुई है। अब इन्हीं उद्यम के पास जिम्मेदारी दी गई है कि संभालो अपने लोगों को, इनको रोटी, कपड़ा, मकान, सारा पानी, बिजली, सड़क, सब चीजें तुम दोगे, ठीक है। जो वहां रह रहे हैं, हु लिव इन द हाउसिंग कॉलोनीज बिल्ड नियर द प्लांट, ठीक है, इन्हीं की जिम्मेदारी दे दी गई, पकड़ा दिया इनको काम।
अब ये एंटरप्राइज दे अपॉइंटेड टाउन एडमिनिस्ट्रेटर टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउनशिप। यही टाउनशिप, यही उद्यम जो सरकारी उद्यम है, ये उद्यम अपने आप से ही, अपने आप में से अफसरों में से ही बोल देगा कि ये काम करना, तुम जरा संभालते रहना पूरे टाउनशिप के बारे में, हमको बता देना, जो चाहिए हम देते रहेंगे। ठीक बात है। दिस मीन्स नो इलेक्टेड मेंबर्स। टाउनशिप में कुछ है ही नहीं, लो सब अपने ही तो लोग हैं उनके अपने, उसमें क्या चुनोगे यार, सब तो भले लोग हैं। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट माने जहां जहां पे हमारे पोर्ट्स हैं, यहां पे हमारे पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, ठीक है, पोर्ट्स, हार्बर्स, कोस्टल्स, ये सब। तो अब ये इंपॉर्टेंट एरिया है। दिस कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों तरह से लोग होते हैं। एंड ये इसलिए बनाए गए हैं टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स एंड टू प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज, क्योंकि वहां लोग रह रहे हैं, उनकी जरूरत है भाई, हमें भी तो तट तक जाना है। सिविल पॉपुलेशन कहेगी यार पोर्ट पे कब्जा कर रखा है आप लोगों ने, हम कैसे कहाँ जाएं, तो बोलेंगे हाँ हम भेजेंगे ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनती है। किसी एक पोर्ट के लिए, मुंबई पोर्ट के लिए, वाइजैक पोर्ट के लिए, कलकत्ता पोर्ट के लिए, कहीं और पोर्ट के लिए फिर एक अपना सेपरेट एक्ट आएगा कि हाँ पोर्ट ट्रस्ट तब होगा वो। ऐसी म्यूनिसिपैलिटी की तरह वो भी काम करेगा, सड़कें, पानी, सीवेज, सारा मैटर सब कुछ संभालेगा वो। अब हम आगे चले, हमने कहा बताओ जो आप कह रहे थे स्पेशल पर्पस एजेंसी अलग से आप बना रहे हो, जैसे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। अब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया ये, ठीक है। अब ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया ये बोर्ड। ऑलरेडी ये काम हो सकता था चंडीगढ़ की म्यूनिसिपैलिटी के पास, पर नहीं, हमने बोला कि हम एक सेपरेट बना रहे हैं टू अंडरटेक डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज और स्पेसिफिक फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आए हो आप, वही काम करते रहो। अब ये फंक्शन बेस्ड होते हैं, नॉट एरिया बेस्ड। एरिया बेस्ड कौन होते हैं? पंचायत। एरिया बेस्ड कौन होते हैं? नगर पालिका। ये एरिया बेस्ड नहीं है, ये काम बेस्ड है, इनका फंक्शन बेस्ड है। ये कि हमारा मुद्दा क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। अब नोन एज सिंगल पर्पस, यूनिपर्पस, स्पेशल पर्पस, फंक्शनल लोकल बॉडीज कहते हैं इनको, ठीक है। ये हो गए। अब ये जो हैं दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, कानूनी ताकत है इनके पास भी एफएसएसएआई की तरह। उसके अलावा दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एज डिपार्टमेंट्स बाय एन एग्जीक्यूटिव, अपना कोई रेजोल्यूशन। या तो स्टेट ने अपना एक एक्ट बना दिया हो कि लो स्टेट सरकार ने बना के दे दिया है, काम करो चलो। या फिर ये हो सकता है स्टेट सरकार को एक एक्ट नहीं बनाए, अपने किसी डिपार्टमेंट का अपना एक अंग आगे बढ़ा दे किसी जिले में कि तुम्हारा काम स्पेशल अब ये भी है, इसको भी पकड़ रखो, संभाल के रखो। जैसे लखनऊ के बाहर बहुत बड़ा अगर एक हाउसिंग, अपनी कोई हाउसिंग बोर्ड बनाना हो, हाउसिंग अर्बन प्लानिंग करनी हो, तो कोई स्पेशल एक चीज़ जगह बना दी, क्योंकि लखनऊ कैपिटल भी है। अब लखनऊ बड़ी है तो इसका मतलब है कि लखनऊ में हाउसिंग का इंतजाम देखने के लिए कोई स्पेसिफिक एक ऑर्गन बनाया जाए, एक बॉडी बनाई जाए, और वो खाली वही काम देखेगी, वो एरिया वेरियस बात नहीं करेगी। दूसरा, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी और ये किसी म्यूनिसिपैलिटी के नीचे ऊपर नहीं है, ये अपने आप से फ्रीड है अपना काम करने के लिए, ये करती रहेगी। एंड दे आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसीज टू द लोकल म्यूनिसिपल अपनी बॉडीज। ये अपना काम इंडिपेंडेंट करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, होगा पर कोई उनसे ऐसा नहीं होगा म्यूनिसिपैलिटी से मंजूरी लेके तब काम करेंगे, नहीं, इनका अपना काम है, ये करते रहेंगे। ऐसे कई तरह की कैसी हमने बॉडीज देखी हैं, टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर सप्लाई वाले लोग, हाउसिंग बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड, ये सब होते हैं। जैसे डीटीसी की बस, ठीक है, तो ये सब चीजें ये आती है हमारे इसमें। अब हम बात करेंगे जो लोग यहां पे एम्प्लॉय हो रखे हैं म्यूनिसिपैलिटीज में। तो म्यूनिसिपैलिटीज में जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, पहले बात तो उन्हें लोगों को बोलते हैं पर्सनल। कितने पर्सनल, कहां का एम्प्लॉय, पर्सन्स, ठीक है। अब पर्सन्स तीन तरह से हमने बांट रखे हैं, या तो सेपरेट पर्सनल सिस्टम है वो, या वो यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम है, या वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। सेपरेट माने क्या है कि हर लोकल बॉडी, नगर पालिका जो भी है, वो अपने आप से अपॉइंट करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, कंट्रोल करेगी अपने खुद के व्यक्ति, और ये व्यक्ति इनका कोई ट्रांसफर कहीं नहीं होगा, नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर लोकल बॉडीज। मतलब आगरा का अगर कोई नगर निगम में कोई अगर कर्मचारी है, तो वो आगरा से उठ के मथुरा नहीं जाएगा काम करने, वो आगरा में ही रहेगा। इसकी वजह से बनता है लॉयल्टी, कि मैं अपने ही शहर का लिए काम करूंगा। और मतलब ये चुन के आने वाले लोग नहीं है, ये लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वहां पर, कर्मचारी हैं, ठीक है। तो लॉयल्टी मिली है जो लोग सिंगल अपने सेपरेट जगह पे काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे यूनिफाइड, इनका होता रहेगा क्या है, स्टेट वाइड सर्विस, जो कार्डर से आते हैं स्टेट वाइड, कई तरह के पीसीएस के एग्जाम होते हैं, कोई समीक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी, कोई ना कोई ऐसे कोई एग्जाम होते हैं। तो ये वाले कैडर दे आर क्रिएटेड फॉर द ऑल द अर्बन बॉडीज इन द स्टेट, दे आर ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर होता रहेगा। आपका प्लान बी, प्लान सी यही होगा कि मान लो यूपीएससी नहीं हो तो मैं यहां कहीं लग जाऊं, यहां पे आपका स्टेट ही स्टेट में आपका ट्रांसफर कहीं ना कहीं चलता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है।
अब दे आर ट्रांसफरेबल बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट। कोई आगरा से चला गया मथुरा, कोई मथुरा चला गया आगे पीडब्ल्यूडी का एम्प्लॉय हो, कोई कुछ हो, तो आगे ऊपर नीचे घूमते रहे सब लोग स्टेट में, ये होता रहेगा। ये कहां कहां है? आंध्रा, तमिलनाडु, यूपी ऑफ कोर्स होगा ही होगा, राजस्थान, एमपी, हर जगह, ठीक है, बहुत जगह है। अब इंटीग्रेटेड, जहां पे हमने उनको एक साथ कर दिया है। क्या करके हमने किया एक साथ? हमने बोला है कि ये म्युनिसिपल पर्सनल जो भी हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टेट सर्विस। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ? दे आर ट्रांसफरेबल नॉट ओनली बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट बट ऑल्सो बिटवीन लोकल बॉडीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कि अगर वो एजुकेशन में काम कर रहा था, एजुकेशन हटा के उसको डाल दिया वाटर सप्लाई में, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली अगर आप लोकल बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो बस उतना ही होता रहेगा, नहीं नहीं, हो सकता है आपका डिपार्टमेंट ही शिफ्ट हो जाए पूरा का पूरा। पहले आप कुछ और देख रहे थे, अब कुछ और देखने लग गए, ये सब होता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, काम करना पड़ेगा हर जगह जहां भी जाओगे। फिर प्रेवलेंट इन उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, कुछ कुछ और जिलों में, ठीक है। एमपी यूपी याद रखना, इधर इधर याद रखना बिहार कर्नाटक, बस आसान है, ठीक है, हो जाएगी चीज। अब ये वो सारे ऐसे चीजें हैं जो नेशनल लेवल पे हमने ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट बना के रखे हैं। ये क्या इंस्टीट्यूट हैं? ये ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग देते हैं किन चीजों की? कि आपको एक्चुअल में कैसे काम करना है लोकल लेवल पे, शहरी क्षेत्र में। तो जैसे एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये था मुंबई में, प्राइवेट बॉडी थी, प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, करवाते हैं। ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। तो इंस्टीट्यूट्स के नाम, ठीक है, आप देख लेना एक बार, नजर मारने के लिए बहुत है। फिर हम आगे चले। हाँ साहब बताओ, इनका पैसा वैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ है इनका चंदा? तो इनके 4 तरीके हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स, डेवल्यूशन, और आखिरी में उधारी ले आए। लो, टैक्स में मेन टैक्स क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टैक्स लेती है हर जिले की अपनी म्यूनिसिपैलिटी, प्रॉपर्टी टैक्स। और कोई टैक्स लगा दिया, एनिमल टैक्स लगा दिया, एनिमल टैक्स हो गया, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टैक्स। सबसे बड़ा टैक्स ये होता है प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, कुछ भी होता है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स में ज्यादातर आते हैं रेंट, कि आपको रेंट चुकाना है, कि आप म्यूनिसिपैलिटी की या अथॉरिटी की जमीन पे आपने अगर अपना दुकान लगाई है तो म्यूनिसिपैलिटी को या कमेटी को, आपको अपने अथॉरिटी को पैसा देना पड़ेगा, लीगल पैसा। एक्चुअल में आपको इसकी रसीद मिलेगी, पर्ची मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जैसे जो वेंडर्स होते हैं, तो अब एक वेंडर्स को कई सारे बोला जाता है कि आप एक स्पेशल एरिया पे ही बैठ के अपनी दुकान चलाओगे। जो रोड साइड जो अपने वेंडर लगाते हैं लोग, कोई पाव भाजी की ठेल लगाते हैं, कुछ लोग छोले कुलचे की प्लेट लगाते हैं, ठेल लगाते हैं। तो इनको बोला जाता है क्योंकि आप एक पब्लिक स्पेस पे खड़े होकर सामान बेच रहे हो अपना, तो आप एक काम करो, हमसे लाइसेंस ले लो और हमको एक रेंट हमको दिया करो। ठीक है, रेंट दे दिया। रेंट के अलावा इनको और क्या दिया? कोई ऐसे यूजर चार्जेस, यूसेज चार्जेस लो, ये भी देने पड़ेंगे आपको। आप अगर सामान यूज कर रहे हो उसका किराया दो, उसका पैसा दो। ग्रांट्स, आप कहीं से उधार लेके आ गए, कहां से? सरकारों से, गवर्नमेंट्स ले आए सब पैसे। डिवोल्यूशन, आपका पैसा जो है वो डिवॉल्व होता गया है, कहां? स्टेट से निकल के गया है जिले पे, पैसा डिवॉल्व हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। लोन, आप लोन ही ले आए कहीं से, लो, यानी लोन मीन्स तो लोन, इसको क्या ही बोलूं, उधारी लो। पर एक पॉइंट है कि ये लोन जो म्यूनिसिपैलिटी ले सकती है लोन, तब जब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर दे। स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट को पता चले बहुत बाद में, अरे आगरा का नगर निगम 500 करोड़ लोन लिए बैठा है, पता ही नहीं था हमको, कहां से ले आए भाई, कौन तुमको बोला लोन लाने के लिए? तो कहेंगे हाँ जरूरत थी हम ले आए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले यूपी सरकार से परमिशन लेके आओ कि हाँ हमें लोन चाहिए, तब आपको लोन मिलेगा। बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे चले। हमने कहा सर और? फिर एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल बॉडीज, पहले इसका नाम था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सेल्फ हमने हटा दिया। हमने कहा सेल्फ से ज्यादा हो जाएगा, लोग कुछ ही कुछ सोचने लग जाएंगे कि हम ही आजाद हो गए। नहीं, आजाद नहीं हो। तो एक सेंट्रल काउंसिल बनेगा जो देश का है, सबसे ऊपर है। बना कब है? 54 में बना है, 1954। क्यों बना है? क्योंकि 263 ने कहा है, 263 यही कहता है कि एक आपको बनाना चाहिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, बना दिया बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, राष्ट्रपति के आदेश से ये ऑर्डर बनाया गया। अब 1958 में इसको बोला गया कि आप डील करोगे मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली। पहले ये रूरल मैटर भी देखते थे,
बोला गया बहुत हो गया, 4 साल बाद ही हम समझ गए, खाली आप अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर लो, उतना बहुत है। अब हमें ये जानना है कि सर ये क्या है, तो ये खाली एक एडवाइजरी बॉडी है। पहली बात तो सलाह दे रही है पूरे देश भर में लोगों को, सारे जितने जिलों की सारी अपनी इनकी म्यूनिसिपैलिटीज को, कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये करना और अगली बार इसको और अच्छे से कर दो। फिर इट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो हमारे मिनिस्टर है अभी इस समय, कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, कौन है, ठीक है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके मिनिस्टर होंगे। इस मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब सॉरी, ये मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। अब यहां पे मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्टेट्स, ये सारे अपने अपने स्टेटों के सारे जितने मिनिस्टर हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, वो मेंबर हैं। और इसमें है मिनिस्टर फॉर द अर्बन डेवलपमेंट जो केंद्र के हैं, और ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये यूनियन मिनिस्टर, ये एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। ये भी आ गया इनको, ये एक इनको अच्छी चीज मिल गई। हम आगे चले, क्या काम है इनका, तो कंसिडरिंग एंड रिकमेंडिंग द पॉलिसी मैटर्स, के नीतियां सोचो, स्कीमें सोचो, क्या और कर सकते हैं बढ़िया, कहां पे मेट्रो लगानी है, कहां पे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम करवाना है, कहां पे कोई ऐसी इंदिरा गांधी नहर जैसी कोई योजना लानी है, सोचो आप लोग, करो। फिर मेकिंग प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, कि अगली बार कानून ऐसा और बनाना, ये भी अच्छा रहेगा। फिर एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, कि कैसे इनमें और अच्छे से सेंटर स्टेट रिलेशन मजबूत हो जाए, बढ़िया से हो जाए। फिर ड्रॉइंग अप अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कि कैसे जितने हमारे जिले हैं, गांव हैं, सब में एक कॉमन प्लान आ जाए और कितनी तरह यूनिटी आ जाए पूरे देश में, ऊपर से नीचे तक कितना हो सकता है, एक धागे में हम पिरोना शुरू कर सकें। फिर रिकमेंडिंग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि क्या अगर इनको चाहिए तो कुछ जिले जो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जो जिनका म्यूनिसिपैलिटी जो है वीक होती जा रही है, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। तीसरा मतलब लास्ट, रिव्यूइंग द वर्क डन बाय द लोकल बॉडीज विद द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि अगर आपने सेंटर से पैसा लिया है तो फिर ऑडिट होगा बेटा, फिर पूछेंगे पैसा लियो, कहां गया पैसा, बताओ हमको, पूरी लिस्ट लगाओ, सारी लिस्ट लेके आओ, ऑडिट हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर यहां पे खत्म हो रहा है। इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे इसके आए हुए क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। लो देखो जरा, जब भी इमरजेंसी लग जाएगी या राष्ट्रपति का शासन लगेगा किसी स्टेट में, ठीक बात है, तो ऐसा इनमें से नॉट नेसेसरीली क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीन में से, आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो पहली बात तो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की विधानसभा भंग हो जाती है नेसेसरीली, नो, एकदम नहीं। स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव किया जाता है, एब्सोल्युटली, दे आर थ्रोन अवे, स्टेट का सीओएम भंग हो जाएगा, स्टेट की विधानसभा चाहे तो रहे चाहे तो ना रहे। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, नो, एब्सोल्युटली नॉट, खाली सीओएम के ऊपर गाज गिरती है, सीओएम के ऊपर तलवार गिरती है कि तुम गए, तो नॉट नेसेसरीली कॉन्सिक्वेंस 1 और 3 है। नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस क्या है राष्ट्रपति शासन का, कि ये गए, इनका काम खत्म, स्टेट का सीएम गया, स्टेट के सीएम के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल आउट, विधानसभा हो सकता है हंग हो जाए, अटका दी जाए, भंग नहीं करी है, हंग कर दी, लटका दी है, अभी सस्पेंड हो गई है, बैठे रहना, जब प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा तब तुम वापस एक्टिवेट हो जाना, अपने आप से नया सीएम चुनना चाहो तो चुन लो, नहीं तो इसको भंग करके नया इलेक्शन करा लो, ठीक है। पर इनका जाना मैंडेटरी है, इन दोनों का जाना मैंडेटरी नहीं है, आंसर इज दिस, करेक्ट, ठीक है। हम आगे चले, हमने कहा ये बताओ ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं संविधान में जो दे हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन, कि जिनमें एजुकेशन का जिक्र है, कौन से प्रावधान, डीपीएसपी में है एजुकेशन का जिक्र, क्या लगता है होगा, अबे है, एब्सोल्युटली है, ये तो है ही है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, क्या इनके पास एजुकेशन का जिम्मा है, यस, एब्सोल्युटली है। फिफ्थ शेड्यूल, इसमें क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज में जो उनके अपने ऑटोनॉमस रीजन्स हैं, जो अपने एरियाज हैं, वो रीजन्स, वहां पे एजुकेशन की जिम्मेदारी उन लोगों की अपनी है। सिक्स शेड्यूल, जो 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज हैं, उनके यहां अपने एजुकेशन की जिम्मेदारी इन लोगों की अपनी है, ठीक है। 7th शेड्यूल, इसमें क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो हमको तो याद ही है कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है स्टेट लिस्ट से उठा के एजुकेशन को, तो एब्सोल्युटली आंसर इज ऑल ऑफ देम। लो आंसर ही नीचे है, ये आंसर, ठीक है, 1 2 3 4 5 सबका सब है। सो विद दैट हमारे यहां पे ये क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो रहा है, और हम मिलेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे द यूटीज नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन यू स्टे सेफ, टेक केयर, गुड लक, कीप स्टडिंग।